कहानी की शुरुआत होती है लॉर्ड कियागलो नाम के एक समुराई से। और यह बंदा पिछले 12 सालों से यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा का वर्शिपर होता है, पर इतनी सारी प्रेयर्स करने के बाद भी इसे कोई रिजल्ट नहीं मिलता। और अब यह बंदा हार कर हॉल ऑफ हेल में चला जाता है। ड्यूमन से बातें करने के लिए उसके गांव में एक बहुत ही बेहतरीन जगह होती है, और अंदर चलकर वो आदमी एक प्रीस्ट को बैठा हुआ देखता है उस टेम्पल पर। और ये बंदा लॉर्ड डियागो को समझाता है कि लॉर्ड डियागो, आप ये वाले टेम्पल पे आ तो चुके हो, लेकिन अगर आपने यहाँ पे ड्यूमन से डील करी तो मरने के बाद आपको यहाँ पे नरकी मिलेगी। क्या आप सच में ये करना चाहते हो? तभी वो बंदा बोलता है कि तुम जिस लॉर्ड बुद्धा की बात कर रहे हो उसने 12 सालों से मेरी वर्शिप का कुछ जवाब ही नहीं दिया, और अब मेरे पास ड्यूमन से डील करने के अलावा और कोई भी चारा नहीं बचा है। और फिर वो प्रीस्ट के ऊपर 2 बार हमला करता है और उसको मार देता है। लॉर्ड डियागो इन ड्यूमन्स को बताता है कि वो एक छोटे से विलेज का एक राजा है, और उसके गांव में महामारी फैलने के कारण उसके गांव के 70% लोग भी मर चुके हैं, और बाढ़ आने के कारण उसकी सारी फसलें भी खराब हो चुकी हैं। और अगर ऐसे ही हाल रहे तो उसकी पूरी की पूरी कंट्री भी यहाँ पे तबाह हो जाएगी, और उसके सारे के सारे सपने भी यहाँ पे चकनाचूर हो जाएंगे। और अब मैं यहाँ पे भगवान और देवताओं के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहता, और इसलिए मैं तुम लोगों से यहाँ पे प्रेयर करने नहीं, एक डील करने के लिए आया हूँ। और फिर डिएगो उन 12 ड्यूमन्स को कहता है और बोलता है कि अगर तुम मेरे विलेज की प्रोटेक्शन करोगे और मुझे इस कंट्री का राजा बना दोगे तो मैं तुम्हें कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। और क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? और तभी वहाँ पे काफी सारी बिजली चमकने लगती हैं, और एक बिजली जाके लॉर्ड डियागो के माथे से लड़ती है, जिससे उसके माथे के ऊपर एक क्रॉस का निशान भी बन जाता है, और उसके माथे से भी खून निकलने लग जाता है। और दूसरी तरफ हमें लॉर्ड डिएगो की वाइफ को दिखाया जाता है, जो कि एक बच्चे को जन्म देती हैं। और अब शुरुआत में तो यह बच्चा बिल्कुल से नॉर्मल होता है, पर तभी उसके ऊपर एक बिजली गिरती है, और तभी लॉर्ड डिएगो भी वहां पर आ जाता है, और वो देखता है कि एक नर्स बहुत ही ज्यादा डर कर उस कमरे से बाहर भाग रही है। और लॉर्ड डिएगो सोचता है कि भाई ये सब क्या हो गया है, ये लोग भाग क्यों रहे हैं। और अब लॉर्ड डिएगो जल्दी से अपने बच्चे को देखने के लिए उस कमरे में जाता है, और अब लॉर्ड डिएगो जैसे ही उस बच्चे से उसका कपड़ा हटाता है तो वो देखता है उस बच्चे की आंख, नाक, बॉडी, स्किन कुछ भी नहीं है, पर वो जिंदा होता है और सांस भी ले रहा होता है। और वो तुरंत समझ जाता है कि ड्यूमन्स ने भी उसकी डील को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन उन लोगों ने बदले में उस बच्चे के सारे बॉडी पार्ट्स को ले लिया है। और वो बहुत ही जोर जोर से हंसने लग जाता है, और लॉर्ड डिएगो अपने बच्चे को उस नर्स को दे देता है और बोलता है इसे कहीं फेंक कर आओ। तभी उसकी पत्नी उसे समझाने की कोशिश करती है कि डियर, वो जैसा भी दिखता हो है तो हमारा बच्चा ही, प्लीज उसे मत जाने दो, प्लीज उसे मत मारो, मैं उसका ख्याल रखूंगी। लेकिन लॉर्ड डिएगो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता, और उसे नीचे गिराते हुए उसकी पत्नी उससे भीख मांग रही होती है कि वो उसके बच्चे को उससे अलग मत करे। लेकिन ये लॉर्ड डिएगो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है, और लॉर्ड डिएगो बोलता है कि अब मैं राजा बनने वाला हूँ, और अब तुम मुझे एक और बच्चा पैदा करके दोगी, समझी ना तुम। और तभी इस बंदे की नजर वहाँ पे पड़े एक लॉर्ड बुद्धा की स्टैचू पर पड़ती है, जो कि उसी लाइटनिंग के वक्त टूट गया था। तभी उसकी दूसरी पत्नी बोलती है कि मुझे लगता है कि ये लॉर्ड बुद्धा ने अपना सेक्रीफाइस किया और उसकी प्रोटेक्शन की है। और उसके बाद हमें वही बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जो कि पानी में फेंकने आई होती है उस बच्चे को, और वो उस बच्चे को एक बोट में रखकर पानी पर बहा देती है। और हम लोग देखते हैं कि उस बच्चे के ऊपर एक लॉकेट भी होता है, जो कि लॉर्ड डियागो के क्लैन का साइन होता है। और जैसे ही वो बूढ़ी औरत पीछे मुड़कर देखती है तो उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा सा ड्यूमन अटैक कर देता है, और उस बूढ़ी औरत को भी वहाँ पे खा जाता है। और थोड़ी देर के बाद वहाँ पे एक अंधा आदमी भी आ जाता है जिसका नाम बीवा मारू है, और वो बंदा इस ड्यूमन की प्रेजेंस को भी सेंस कर लेता है। और ये बंदा अंधा होता है लेकिन फिर भी ये चीजों को सेंस कर सकता है, और ये उस ड्यूमन की प्रेजेंस को भी सेंस कर लेता है। वो ड्यूमन उसके ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो उसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है, बीवा मारू अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उसको बीच से काट देता है। और फिर इस बंदे को पानी के अंदर कुछ चीज सेंस होती है, और जिसका ऑरा रेड रेड फ्लेम्स की तरह दिख रहा था, पर उसे लगता है कि ये कोई कर्स ऑब्जेक्ट है, और वो वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद हम लोग 16 साल बाद की सीन देखते हैं, जहाँ पे हमें वही बच्चा दिखाया जा रहा होता है, और इसका नाम यहाँ पे हियाकी मारू होता है। और ये बच्चा उस इंसिडेंट को सरवाइव करते हुए किसी तरह से बच गया था। और फिर हम लोग देखते हैं कि हाकी मारू ने अपनी कमर पर एक स्वॉर्ड भी लटकाई होती है, और उसने सब कुछ यहाँ पे नकली पहना होता है, मतलब इसका मास्क और लेग एक सब इसका नकली होता है। और वो एक विलेज की तरफ यहाँ पे जा रहा होता है, और उस विलेज में हम एक डोरोरो नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो कि मार्केट के बीचों बीच चोरी का सामान बेच रहा होता है। और तभी वहाँ पे उस सामान के असली मालिक वहाँ पे आ जाते हैं, और उसे देखकर डोरोरो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा डर जाता है, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से उसे उल्लू बनाकर वहाँ से भाग जाता है। पर थोड़ी देर बाद ही वो गुंडे उसे पकड़ लेते हैं और उसे बहुत ही बुरी तरह से मार रहे होते हैं। और तभी वो लोग देखते हैं कि एक बंदा जो कि हाकी मारू है, वो एक ब्रिज के ऊपर खड़ा होता है, और उसे यहाँ पे एक ड्यूमन की प्रेजेंस सेंस होती है, जो कि उसकी तरफ आ रहा था लेक में से। लेकिन नीचे खड़े हुए बंदे को कुछ भी नहीं समझ आ रहा है
है कि आखिर ये बंदा किसे देख रहा है लेक में। और तभी पानी में से एक ड्यूमन बाहर आता है और उन सभी लोगों को खा जाता है। और जैसे ही वो ड्यूमन डोरोरो को भी खाने लगता है, तभी हाकिमारू वहाँ पे आके उस ड्यूमन को अटैक करके डोरोरो को बचा लेता है। और अब उस ड्यूमन और हाकिमारू में काफी ज्यादा खतरनाक लड़ाई होना शुरू हो जाती है। और हाकिमारू अब यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड निकालता है जो कि उसके आर्म में फिट हो चुकी थी, और वो उस ब्रिज के साथ साथ उस ड्यूमन को भी डिस्ट्रॉय कर फेंक देता है। और इसके बाद डोरोरो उसके आर्म्स उसको लौटाने के लिए जाता है और उसकी जान बचाने के लिए हेकेमारू को थैंक यू भी बोलता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि हेकेमारू उसे कोई भी जवाब नहीं देता, क्योंकि हेकेमारू बोल ही नहीं सकता था और हेकेमारू की सारी सेंसेस को उस ड्यूमन ने खा लिया था। और तभी अचानक से यहाँ पे हेकेमारू की बॉडी शेक करने लग जाती है और उसका मास्क भी अचानक से नीचे गिर जाता है और उसकी यहाँ पे बॉडी भी वापस आना शुरू हो जाती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि अगर हेकेमारू को अपनी बॉडी वापस लेना है तो उन 12 ड्यूमन्स को उसे मारना होगा जिसने बचपन में उसकी बॉडी को खा लिया था। और ये ड्यूमन जिसे हम लोगों ने देखा है और ये उन्हीं 12 ड्यूमन्स में से एक था। और दूसरी तरफ हम लोग यहाँ पे डियागो को देखते हैं जो कि एक थंडरबोल्ट को सेंस करता है, और इसे देख के डियागो को 16 साल पहले वाला वही सीन याद आता है जब उसने ड्यूमन्स के साथ यहाँ पे डील करी थी। और तभी हम लोग देखते हैं कि डियागो के मत्थे के ऊपर उसी क्रॉस का निशान बना होता है जो कि ये डील का निशान होता है। और डियागो यहाँ पे बहुत ही जल्दी से उस हॉल ऑफ हेल में जाता है और वहाँ पे देखता है कि एक ड्यूमन का स्टैचू यहाँ पे बीच से फटा हुआ है। और ये देखने के बाद डियागो बहुत ही बुरी तरह से डर जाता है और अब उसके विलेज में वापस से वही महामारी आना शुरू हो जाती है, वही अर्थक्वेक एंड बाढ़ सब कुछ वैसे ही आने लगता है। और ये सब देखकर डियाब्लो को समझ आ रहा होता है कि 16 साल पहले जो उसने डील करी थी अब वो टूट रही है लग रहा है। और अब हम लोग दूसरी तरफ हाकेमारू और डोरोरो को देखते हैं जो कि यहाँ पे एक विलेज की तरफ जा रहे होते हैं। और रास्ते में चलते चलते डोरोरो यहाँ पे हाकेमारू से बात करने की भी कोशिश करता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे सुन सकते हो, अरे कुछ तो बोलो, अपना नाम तो अच्छा बता दो मुझे, और तुम्हारे यहाँ से ये शॉर्ट फिट कैसे हो रखी है और इतनी अच्छी तरीके से तुम कैसे लड़ लेते हो, अरे भाई कुछ तो बोलो यार। और हम लोग देखते हैं कि हाकेमारू उसे कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता है क्योंकि हाकेमारू यहाँ पे बोल ही नहीं सकता था। और अब हाकेमारू को यहाँ पे भूख लगी होती है और वो झाड़ियों में से कुछ बेरीज को निकाल कर खाने लग जाता है। और इसे देखकर डोरोरो समझ जाता है कि हाकेमारू को यहाँ पे भूख लगी हुई है। और शाम को वो लोग एक रिवर के किनारे यहाँ पे कैंपिंग करते हैं और फिर से डोरोरो यहाँ पे उससे बात करने की कोशिश करता है। दरअसल हाकेमारू को कोई भी चीज दिखाई तो नहीं देती है, लेकिन उसे ऑब्जेक्ट से सामान जरूर दिखाई देता है और इससे डोरोरो ये तो पता लगा सकता है कि उसके लिए कौन सी चीज डेंजर है और कौन सी चीज सही है। और हमें पता चलता है कि व्हाइट कलर वाली चीज यहाँ पे सेफ होती है और रेड कलर वाली चीज यहाँ पे ड्यूमन्स होते हैं और उसके लिए ये सब बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और डोरोरो की सोल का कलर यहाँ पे किसी भी खतरे को इंडिकेट नहीं करता है और इसीलिए वो डोरोरो के ऊपर अटैक नहीं करता है और उसे अपने पास भी रहने देता है। और तभी वहाँ पे सुबह हो जाती है और हाकेरू यहाँ पे मछलियों का शिकार कर रहा होता है। तभी डोरोरो को वहाँ पे एक जॉब के बारे में पता चलता है और जिससे कि वो लोग यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पैसे भी कमा सकते हैं। और वो हेक्केमारू को यहाँ पे अपने साथ लेकर चलने लगता है और वो उससे रास्ते में बताता है कि किसी मॉन्स्टर ने एक विलेज में यहाँ पे तबाही मचाई रखी हुई है और जो भी बाहर का ट्रैवलर और टूरिस्ट वहाँ पे विजिट करने के लिए आते हैं वो अचानक से वहाँ पे गायब हो जाते हैं। लेकिन ऑब्वियसली सी बात है हेक्केमारू को यहाँ पे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता है, लेकिन फिर भी हेक्केमारू डोरोरो के साथ यहाँ पे चला जाता है। और अब थोड़ी देर के बाद वो लोग उस गाँव में भी पहुंच जाते हैं और डोरोरो उस विलेज के चीफ डेंकिची से पूछता है और डोरोरो यहाँ पे बोलता है कि हमने सुना है आप किसी मुसीबत में हैं, हम लोग यहाँ पे आपकी मदद करने के लिए आए हैं। और ये सुनने के बाद वो चीफ और सारे विलेजर्स यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और डोरोरो उनको हेक्केमारू के बारे में बताता है और वो बोलता है पेश है यहाँ पे हेक्केमारू और ये काफी ज्यादा कमाल का है और इसने एक बहुत बड़े से मॉन्स्टर को अभी थोड़ी देर पहले ही मारा है और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और वो विलेज का चीफ इसकी बातों पर यकीन कर लेता है और वो बोलता है ठीक है छोटे उस्ताद, कल होते ही हम आपको आपके पहले मिशन में भेज देंगे। और ये सुनने के बाद डोरोरो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और इसके बाद वो लोग एक कमरे के अंदर यहाँ पे रेस्ट करने के लिए जाते हैं। और अब अगली सुबह यहाँ पे डेंकीजी की छोटे उस्ताद लेडी वेंडाई आपसे यहाँ पे मिलना चाहते हैं और डोरोरो यहाँ पे पूछता है कि अबे कौन है ये, कौन लेडी है ये। और अब वो दोनों यहाँ पे लेडी वेंडा से मिलने के लिए जाते हैं और हम लोग देखते हैं कि लेडी वेंडाई को देखते ही हाकेमारू यहाँ पे अपनी शॉर्ट्स को बाहर निकाल लेता है और उस पर हमला करने की भी कोशिश करता है और डोरोरो उसको बहुत ही ज्यादा मुश्किल से हाकेमारू को समझाता है, अरे क्या कर रहे हो भाई। और तभी वहाँ पे सभी विलेजर्स आके हाकेमारू को रोकते हैं और उन दोनों को पकड़कर स्टोर हाउस में भी कैद कर देते हैं। और डोरोरो हाकेमारू को डांट रहा होता है कि तुम पागल आगल तो नहीं हो गए हो, इतनी खूबसूरत थी वो, तुमने उसके ऊपर हमला क्यों किया। और तभी हमें वहाँ पे उस बूढ़े व्यक्ति को दिखाया जाता है जिसका नाम बेवामारू है, जिसको अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था। और वो बंदा उन दोनों के पास जाता है और बोलता है शायद मैंने तुम्हारे दोस्त को कहीं पे देखा हुआ है, ये मुझे देखा देखा क्यों लग रहा है। और बेवामारू किसी भी इंसान का सोल का कलर देख सकता था और वो दोनों यहाँ पे आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी हेक्केमारू और उस आदमी को वहाँ पे किसी ड्यूमन की प्रेजेंस फील होती है और वो इन्हीं की तरफ आ रही थी। और तभी वहाँ पे वेल में से एक क्रिएचर का हाथ यहाँ पे बाहर आने लगता है, लेकिन तभी हेक्केमारू अपनी स्वॉर्ड से उसका हाथ काट देता है और उसका पीछा करते करते उस
कुएं में भी कूद जाता है। और उस रूम की दूसरी तरफ जाकर बेवामारू और डोरोरो देखिए हैकेमारू यहाँ पे दरवाजा तोड़कर उसी लड़की के रूम पर एंटर कर जाता है और बेवामारू को उस लड़की का सोल का कलर यहाँ पे रेड दिखाई दे रहा होता है, जो कि एक ड्यूमन की निशानी है। और तभी लेडी बेंडाई यहाँ पे अपनी असली रूप में आ जाती है और वो हैकेमारू के ऊपर यहाँ पे हमला कर देती है और उन दोनों में यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक लड़ाई होना भी शुरू हो जाती है। और हैकेमारू अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसकी दोनों आंखों को यहाँ पे फोड़ देता है। लेकिन तभी वहाँ पे उस विलेज का चीफ आ जाता है और यहाँ पे लेडी बेंडाई को उस विलेज से भागने के लिए कहता है। और हैकेमारू यहाँ पे उस लड़की का पीछा कर रहा होता है और डोरोरो उस चीफ से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्या तुम भी गद्दारी करोगे हम लोगों से? तुमने हमें मारने की कोशिश की थी ना और तुम्हें पता था ये एक ड्यूमन है। जिसपे वो चीफ बोलता है कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो और हमें पता था कि ये एक ड्यूमन है। दरअसल ये ड्यूमन हमारे विलेज में यहाँ पे कब्जा कर चुकी है और अगर हम लोग यहाँ पे आने वाले इसे मुसाफिरों को नहीं खिलाएंगे तो ये हमारे पूरे के पूरे विलेज को भी खा जाएगी और इसीलिए मैंने अपने विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब किया है। और यहाँ पे जो बाहर से लोग आते हैं वो इसी की वजह से गायब हो जाते हैं और ये ड्यूमन उन सभी लोगों को खा जाती है। और अब दूसरी तरफ उन दोनों के बीच में यहाँ पे बहुत ही तगड़ी फाइट चल रही होती है और हैकेमारू यहाँ पे उस ड्यूमन को मार देता है। और दरअसल जो लेडी होती है उसके ऊपर एक ड्यूमन प्रोजेशन में होता है और दरअसल उस ड्यूमन को मारने के साथ साथ लेडी बेंडाई की भी उसकी यहाँ पे मौत हो जाती है। और ये देखने के बाद चीफ डेनकीची यहाँ पे बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि वो लेडी बहुत ही ज्यादा इनोसेंट थी, बस उस ड्यूमन ने उसके ऊपर कब्जा कर रखा था। और चीफ डेनकीची उन लोगों को बताता है कि उनके पास पैसे कमाने का कोई और भी सोर्स नहीं है और उन ट्रैवलर्स को मारकर उनसे जो भी पैसे मिलते थे उन्हीं से उनका विलेज का गुजारा चलता था। और डेनकीची यहाँ पे बोलता है कि मुझे माफ कर देना और थोड़ी देर के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और डोरोरो यहाँ पे हैकेमारू से माफी मांगता है क्योंकि जब उसने उस लेडी के ऊपर अटैक किया था तो डोरोरो ने उसको बहुत ही भला बुरा सुनाया था और इसीलिए डोरोरो उसको सॉरी कहता है। और चलते चलते हैकेमारू यहाँ पे जमीन के ऊपर कुछ लिखता है और बेवामारू उसे सेंस करके बताता है कि तुम्हारे दोस्त का नाम यहाँ पे हैकेमारू है और उसे हैकेमारू के बारे में यहाँ पे सब कुछ मालूम हो जाता है। और 16 साल पहले का हम डियागो को देखते हैं और एक सोल्जर आकर लॉर्ड डियागो को बताता है सर हमारे साथी विलेज ने हम लोगों के ऊपर अटैक का यहाँ पे ऐलान कर दिया है और बहुत ही ज्यादा सोल्जर्स हमारी तरफ यहाँ पे आ रहे हैं हम लोगों के ऊपर हमला करने के लिए। और ये सुनने के बाद लॉर्ड डिएगो का शक और भी ज्यादा यहाँ पे पक्का हो जाता है कि उसने 16 साल पहले जो उस ड्यूमन के साथ डील करी थी वो अब टूटने लगी है और वो समुराई को हॉल ऑफ हेल के अंदर इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजते हैं। और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हॉल ऑफ हेल के अंदर एक और स्टैचू यहाँ पे टूट जाता है जिसकी वजह से हैकेमारू की बोन्स यहाँ पे वापस आ जाती हैं। और अब हम लोग यहाँ पे इसके बाद 16 साल पहले का एक सीन देखते हैं जहाँ पे जंग के मैदान में काफी ज्यादा डेड बॉडीज पड़ी होती हैं और हमें यहाँ पे ज़ुकाई नाम की एक समुराई को दिखाया जाता है जो कि लॉर्ड शीबा की आर्मी का लीडर होता है। और ये बंदा बहुत ही ज्यादा बेरहमी से सभी बॉडी को यहाँ पे मार रहा होता है और तभी उसकी पत्नी उसे रोकने के लिए उसके पास जाने की कोशिश करती है पर उसी की आर्मी का एक सोल्जर उसकी पत्नी को मार देता है। और ये देखकर ज़ुकाई को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है कि ये सब हुआ क्या और वो ये सब एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा होता है कि उसकी पत्नी की यहाँ पे मौत हो चुकी है और वो इस सदमे को यहाँ पे सहन नहीं कर पा रहा होता है और एक चट्टान से जाकर नीचे गिर जाता है। पर फिर भी वो बंदा यहाँ पे सरवाइव कर जाता है और कुछ सालों के बाद वो यहाँ पे एक डॉक्टर बन जाता है जहाँ पे वो लोगों को फ्री में दवाई दिया करता है और वो फ्री में सबको प्रोस्टेटिक्स भी प्रोवाइड करता है और सभी लोग उसको यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा का अवतार समझते हैं। और उसके साथ एक उसका असिस्टेंट भी होता है जिसका नाम यहाँ पे कानामे होता है जो कि उसकी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट भी करता है। लेकिन एक दिन कानामे जंगल से लकड़ियां लेकर जा रहा होता है और तभी उसे रास्ते में एक छोटा बच्चा और उसकी मम्मी दिखाई देते हैं और उसकी मम्मी बताती है कि किसी पागल समुराई ने उसकी एक आंख काट दी है। और अब वो बंदा उस बच्चे को लेकर ज़ुकाई के पास जाता है और ज़ुकाई उसका इलाज करता है। और वापस जाते वक्त उस बच्चे की मम्मी उस बंदे से बताती है कि ज़ुकाई डॉक्टर बनने से पहले एक समुराई था और लॉर्ड शिवा की आर्मी का यहाँ पे लीडर भी था। और अब कानामे यहाँ पे सीधा जाता है ज़ुकाई के पास और उससे ये बात पूछता है कि क्या ये बात सच है कि 16 साल पहले आप लॉर्ड शिवा की आर्मी के लीडर थे। और ज़ुकाई समझ जाता है कि कानामे को सब कुछ पता चल चुका है और उसके पास्ट के बारे में। और ज़ुकाई उससे बताता है कि उस चट्टान से गिरने के बाद कुछ फॉरेनर्स ने उसकी जान बचाई थी और उनकी कंट्री पर जाकर मैंने ये सब सीखा है और इसी वजह से मैं सब लोगों का इलाज भी कर पाता हूँ और मैं ये इसलिए करता हूँ कि मैं अपने पापों का यहाँ पे प्रायश्चित कर सकूँ। और लेकिन कानामे उसे बताता है कि उस शिबा क्लैन से होने वाली जंग में उसके पापा की बहुत ही ज्यादा बेरहमी से डेथ करी गई थी। और ये सुनने के बाद ज़ुकाई बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है और वो समझ जाता है कि जिस दिन वो उस बंदे को क्रूसीफाई कर रहे थे वो कानामे के फादर थे। और अब कानामे ज़ुकाई को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है एक नाइफ लेकर, लेकिन ज़ुकाई उससे कहता है कि तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो लेकिन प्लीज मुझे उस बच्चे के लिए एक प्रोस्थेटिक लेग एक बार बनाने दे दो, उसके बाद तुम जो चाहो वो कर सकते हो मेरे साथ। और कानामे वहाँ पे रुक जाता है और ज़ुकाई को नहीं मारता है और ज़ुकाई के बनाए हुए प्रोस्थेटिक लेग को वो वहीं फेंक कर चला जाता है। और ये देखने के बाद ज़ुकाई बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और उसको ढूंढने के लिए ज़ुकाई जंगल की तरफ भी जाता है। लेकिन रास्ते में ज़ुकाई को एक बोट पड़ी हुई मिलती है जिसके अंदर एक न्यूबॉर्न बेबी होता है जो कि था हमारा
हाकेमारू, और जुकाई देखता है कि हाकेमारू यहाँ पे जिंदा है और सांस भी ले पा रहा है, और फिर जुकाई को जीने के लिए एक और नई वजह मिल जाती है। और फिर 1 साल बाद लॉर्ड डियोगो की उसकी पत्नी एक और दूसरा बच्चा पैदा करके देती है, और जिसका नाम यहाँ पे तोहा मारू होता है, और ये बच्चा बिल्कुल से नॉर्मल होता है। और ये सब देखने के बाद लॉर्ड डियोगो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश होता है। और अब हम लोग यहाँ पे 6 साल बाद देखते हैं कि हाकेमारू यहाँ पे 6 साल का हो चुका है, और पिछले 6 ईयर्स से जुकाई उसको पाल रहा था, और उसने हाकेमारू के लिए यहाँ पे एक प्रोस्थेटिक लेग्स, आर्म और यहाँ पे फेस भी बनाया था। और फिर हमें पता चलता है हाकेमारू को उसका नाम जुकाई ही ने दिया था। और एक दिन अब यहाँ पे हाकेमारू जंगल में टहल रहा होता है कि तभी एक ड्यूमन उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जुकाई वहाँ पे सही टाइम पर आकर उसे बचा लेता है। और अब फिर यहाँ पे जुकाई को रियलाइज हो जाता है कि वो हाकेमारू को हमेशा के लिए नहीं रख सकता है, और अगर हाकेमारू को इस दुनिया में सर्वाइव करना है तो उसे वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, और इसीलिए जुकाई उसको फाइटिंग सिखाता है। और यहाँ पे 10 ईयर्स की कड़ी ट्रेनिंग करने के बाद हाकेमारू हमारा यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा डीमन स्लेयर बन जाता है। और अब एक पर्टिकुलर डीमन मारने के बाद हाकेमारू की एक टांग वहाँ पे ग्रो हो जाती है, और जुकाई को ये चीज देखकर अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, और इसके लेग रीजनरेट कैसे हो सकते हैं। और फिर जुकाई यहाँ पे हाकेमारू के हाथों में स्वॉर्ड फिट कर देता है, और उसको एक लॉकेट भी देता है जो कि उसे 16 साल पहले मिला था उस बोट के अंदर। और अब जुकाई उसको यहाँ पे आखिरी बार गले लगाता है, और फिर वहाँ से हाकेमारू हमेशा के लिए चला जाता है। और फिर हमारी स्टोरी यहाँ पे प्रेजेंट टाइम पर शिफ्ट हो जाती है, और हम लोग वहाँ पे बेवामारू और डोरोरो को देखते हैं। और बेवामारू यहाँ पे डोरोरो को बताता है कि कुछ लोगों ने यहाँ पे ड्यूमन से डील करी होगी, जिसकी वजह से उन ड्यूमन्स ने इस बेचारे की आर्म्स, लेग्स एंड पूरी बॉडी ले ली है। और तभी वहाँ पे हाकेमारू आ जाता है, और वहाँ पे आते ही अपना पैर आग में डाल देता है। और फिर हमें यहाँ पे पता चलता है कि हाकेमारू की यहाँ पे सेंस करने की एनर्जी वापस से आ चुकी है, क्योंकि अब उसे यहाँ पे पेन भी महसूस होने लगा है। अब हम लोग अगले दिन एक लड़की को देखते हैं जो कि यहाँ पे बुद्धा से प्रेयर कर रही होती है, एंड तभी वो यहाँ पे हाकेमारू को देखती है जो कि बाहर बारिश में खड़ा होता है, और वो हाकेमारू को वहाँ पे भीगता हुआ देखकर कहती है कि तुम बेटा वहाँ पे क्या कर रहे हो, चलो अंदर आ जाओ। और तभी डोरोरो उससे बताता है कि कोई फायदा नहीं है आंटी, ये सुन और देख नहीं सकता है। और अब डोरोरो और वो लड़की आपस में थोड़ी बातें करने लग जाते हैं, और वो दोनों वहाँ पे आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक घायल समुराई आ जाता है, और ये देखने के बाद वो लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी हमारे हाकेमारू को जंगल में कुछ सेंस होता है, और हाकेमारू यहाँ पे उसका पीछा भी करने लग जाता है, और डोरोरो भी उसका यहाँ पे पीछा करने लग जाता है। और थोड़ी आगे चलकर हाकेमारू वहाँ पर रुक जाता है, और तभी वो दोनों अपने सामने देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी लाशें पड़ी हुई हैं। और इसको देखने के बाद डोरोरो यहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से डर जाता है, और तभी वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी उनके ऊपर हमला कर देता है, और उसके हाथों में यहाँ पे एक तलवार होती है, पर जिसको यहाँ पे हाकेमारू डॉज कर देता है। और उस आदमी को डोरोरो देखने के बाद बोलता है कि भाई तुमने इतने सारे लोगों को क्यों मारा, और क्या तुम पागल आगल तो नहीं हो गए हो। और तभी वो आदमी बोलता है कि मैंने नहीं मारा है उन्हें, ये तो मेरी तलवार का कमाल है, और ये तलवार यहाँ पे खून की प्यासी है, और इसलिए इसने मेरे जरिए से इन सभी लोगों को यहाँ पे मार दिया है। और तभी वहाँ पे डोरोरो बोलता है कि भाई तुम पागल आगल तो नहीं हो यार, कोई तलवार किसी के खून की कैसे प्यासी हो सकती है, छोटा हूँ पर मैं यहाँ पे पागल तो नहीं हूँ। तभी वो बंदा बोलता है कि ये तलवार कोई मामूली तलवार नहीं है, और ये एक ड्यूमन की स्वॉर्ड है। और ये बोलने के बाद वो बंदा हाकेमारू के साथ वहाँ पे फाइट करने लग जाता है, और हाकेमारू भी उससे वहाँ पे लड़ने लग जाता है। और फाइट करते करते वो लोग एक चट्टान के कोने में पहुंच जाते हैं, और फिर वो बंदा हाकेमारू के ऊपर अटैक कर उसकी टांग के अंदर अपनी स्वॉर्ड को घुसेड़ देता है, और उस आदमी के हाथ से वो तलवार उस प्रोस्थेटिक लेग के साथ साथ नीचे गिर जाती है, और फिर वो आदमी भी उस पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। और तभी वहाँ पे डोरोरो पहुंच जाता है और बोलता है तुमने मार दिया उसे, तुम अभी यहीं पर रुको, मैं तुम्हारी यहाँ पे टांग लेकर आता हूँ। और हमारा डोरोरो यहाँ पे ढूंढता ढूंढता हाकेमारू की टांग के पास आ जाता है, और वो देखता है कि उस पैर के अंदर तलवार घुसी हुई थी। और जैसे ही डोरोरो उस तलवार को उस पैर से अलग करने वाला होता है, और वो तलवार यहाँ पे चमकने लग जाती है। और इसके बाद हम वही लड़की को देखते हैं जो कि हमें पहले दिखी थी, और वो हाकेमारू और डोरोरो को जंगल में ढूंढ रही होती है। और तभी हमें वही आदमी दिखता है जिसको वो लड़की भाई करके बुलाती है, और जिससे हम लोगों को ये बात पता चलती है कि वो बंदा इस लड़की का भाई है। और इसके बाद हम डोरोरो को देखते हैं जिसे वो तलवार खींच कर कहीं ले जा रही होती है, और डोरोरो बोल रहा होता है कि अरे मुझे कहाँ लेकर जा रही हो, छोड़ो मुझे यहाँ पे। और तभी वहाँ पे 2 आदमी डोरोरो के सामने आ जाते हैं, और वो डोरोरो से यहाँ पे पूछते हैं कि वो लड़के तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो इतनी रात के, तुम कहीं यहाँ पे खो तो नहीं गए हो। और तभी डोरोरो उनसे बोलता है कि मेरे सामने मत आओ, तुम मेरे पास से भाग जाओ। और देखते ही देखते वो तलवार उन दोनों के ऊपर हमला करने की कोशिश करने लगती है, और फिर वो दोनों यहाँ पर डर कर भाग जाते हैं। और डोरोरो बोलता है नहीं, मैं तुमको ऐसा नहीं करने दे सकता, और मैं तुम्हें किसी भी मासूम को मारने नहीं दे सकता हूँ। और डोरोरो उसको काफी ज्यादा रोकने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो तलवार रुक नहीं रही होती है, और वो डोरोरो को और भी आगे ले जाने लगती है। और पीछे से हमारा हाकेमारू भी डोरोरो को देख लेता है, और फिर हम लोग
देखते हैं कि डोरोरो एक गांव की तरफ बढ़ने लगते और वो लोग उसी गांव में बढ़ने लगते हैं जिसमें वहाँ पे एक लड़की और उसका भाई है। और तभी सभी लोग वहाँ पे डोरोरो को देख लेते हैं और वहाँ पे बहुत ही डर कर चिल्लाने लगते हैं और वो लोग बोल रहे होते हैं कि सभी लोग यहाँ पे छुप जाओ क्योंकि किलर आ चुका है। और फिर हम यहाँ पे डोरोरो को देखते हैं जो कि यहाँ पे काफी ज्यादा डरा होता है और तभी वहाँ पे पीछे से हैकेमारू भी वहाँ पे आ जाता है और फिर डोरोरो यहाँ पे हैकेमारू को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अब फाइनली चलो वो अब बच जाएगा। लेकिन डोरोरो यहाँ पे देखता है कि हैकेमारू अपनी स्वाड निकाल लेता है जिसको देखने के बाद डोरोरो की यहाँ पे काफी ज्यादा फट जाती है। और फिर हम वो लड़की और उसके भाई को देखते हैं जहाँ पे वो लड़की बोल रही होती है कि चलो भाई अब हम लोग यहाँ पे अपने घर चलते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है। लेकिन उसका भाई यहाँ पे कुछ भी नहीं कह रहा होता है और तभी हमें यहाँ पे उस बंदे का फ्लैशबैक दिखाया जाता है और तभी हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि इस बंदे को कोई ने बंदी बना रखा हुआ है और तभी उसे एक समुराई यहाँ पे एक बंदे की जान लेने के लिए कहता है। लेकिन ये बंदा यहाँ पर उसे मारने से मना कर देता है और फिर वो कमांडर उसे यहाँ पे एक तलवार देता है और ये बंदा जैसे ही वो तलवार को उठाता है तो वो तलवार खुद ब खुद चलने लगती है और उसकी गर्दन भी काट देती है। और ये वही तलवार थी जो इस वक्त यहाँ पे तबाही मचा रही है और वो कमांडर इससे बोल रहा होता है कि तुम्हें बिल्कुल ऐसे ही मारना है उसे। और ये तलवार जैसे ही थोड़ा खून के कांटेक्ट में आती है और भी ज्यादा तेज हो जाती है और अब वो आदमी जितने भी लोग वहाँ पे होता है सभी लोगों को बेरहमी से मार देता है। और वो कमांडर उस तलवार का नाम यहाँ पे नीरू बताता है और वो कमांडर बोल रहा होता है कि नहीं बात नहीं बनी, इस तलवार को तो अभी और भी खून चाहिए। और अब ये बंदा वहाँ पे मौजूद सभी सैनिकों को भी मार देता है और जिसके बाद वो तलवार उसे और भी ज्यादा खून करने के लिए कहती है। और इस तरफ प्रेजेंट में यहाँ पे डोरोरो हाकेमारू के ऊपर हमला कर रहा होता है और तभी वो तलवार डोरोरो को कहीं और ले जाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पे हैकेमारू उसका पीछा करके उस पर हमला कर देता है और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वही आदमी वहाँ से जाने लगता है और तभी उसकी बहन उसको वहाँ पे रोक लेती है और वो कह रही होती है कि यहाँ से मत जाओ भैया प्लीज। लेकिन वो बंदा उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देता है और वो बोलता है नहीं मुझे नीरू बुला रही है, मुझे उसके पास जाना होगा। और वो आदमी वहाँ से बाहर चला जाता है और दूसरी तरफ हैकेमारू यहाँ पे डोरोरो के ऊपर हमला कर रहा होता है और हैकेमारू यहाँ पे एक जोरदार वार करके उस तलवार को दूर गिरा देता है और तभी हमारा डोरोरो वहाँ पे बेहोश हो जाता है और हैकेमारू उसे पकड़कर पास पर लेटाल देता है। और तभी वो आदमी वहाँ पर आकर उस स्वॉर्ड को उठा लेता है और कहता है कि ये स्वॉर्ड सिर्फ मेरी है, इसे और कोई को छूने का हक नहीं है। और वो तलवार फिर से यहाँ पे पर्पल कलर की चमकने लग जाती है और वो बंदा यहाँ पे बोल रहा होता है कि तुम्हें मुझे पहले ही मार देना चाहिए था, लेकिन अब मैं तुम्हें यहाँ पे खत्म कर दूंगा। और इतना बोलकर ही वो हैकेमारू के ऊपर हमला कर देता है और फिर इन दोनों में यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट होने लगती है। और फिर वो लड़की उनकी आवाज सुनकर बाहर उनके पास आ जाती है और वो हैकेमारू से यहाँ पे भीख मांग रही होती है कि प्लीज उन्हें छोड़ दो। और तभी वहाँ पे हैकेमारू के ऊपर उसका भाई तलवार से हमला कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पे हैकेमारू अपने हाथ को अलग करके वहाँ से तलवार निकालता है और उस आदमी की यहाँ पे गर्दन को अलग कर देता है और इस तलवार को भी बीच से तोड़ देता है। और तभी वहाँ पे डोरोरो भी उठ जाता है और वो हैकेमारू के हाथ को दोबारा से लगाता है और तभी वो लड़की अपने भाई को मरा हुआ देखकर बहुत बुरा रोने लग जाती है। और तभी हैकेमारू के यहाँ पे कान में बहुत ही तेज दर्द होना शुरू हो जाता है और उसके प्रोस्टेटिक ईयर यहाँ पे नीचे गिर जाते हैं और उसे उस लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है पहली बार। और फिर हमें पता चलता है कि हैकेमारू की यहाँ पे सुनने की शक्ति वापस आ चुकी है। और इस तरफ हॉल ऑफ हेल में एक और ड्यूमन स्टैचू बीच से टूट चुका है और यहाँ पे हैकेमारू को पहली बार सुनने की शक्तियाँ मिलने के बाद उसे पहली बार दुनिया की आवाजें यहाँ पे सुनाई देने लग जाती हैं। और जो कि भाई यार यहाँ पे एक अच्छी बात भी होती है और बुरी बात भी होती है। और भाई क्योंकि इतनी सारी वॉइसेस एक बार में सुनने की वजह से हैकेमारू को यहाँ पे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा होता है कि कौन सी वॉइस यहाँ पे इम्पोर्टेंट है और कौन सी वॉइस नहीं। और यहाँ पे हाकेरू को री इन्फॉर्मेशन गेन करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है और वो सभी लोग वहाँ पे एक बोन फायर की तरफ बैठे होते हैं और डोरोरो यहाँ पे हैकेमारू को संभालने की कोशिश कर रहा होता है। और तभी उनके पास आकर एक जायंट बर्ड हमला कर देती है और तभी हैकेमारू उससे लड़ने के लिए अपनी शॉट्स को भी निकाल लेता है। और इतनी सारी साउंड आने की वजह से हैकेमारू उसके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा होता है और उस बर्ड से लड़ने में उसे काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा होता है। और भाई बड़े बड़े डीमोन्स को हराने वाला ये हैकेमारू एक चिड़िया से पिट जाता है और तभी वहाँ पे बीवा मारू आ जाता है और उस बर्ड पर बहुत ही खतरनाक अटैक कर उसे मार देता है और फिर उन दोनों की वो जान बचा लेता है। और फिर डोरोरो यहाँ पे बेवा मारू को बताता है कि यहाँ पे हैकेमारू के सुनने की शक्तियाँ वापस आ चुकी हैं, पर इसकी वजह से वो पहले से भी काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है। और डोरोरो हैकेमारू के लिए पास के ही गांव से कुछ दवाइयाँ लेने के लिए बोलता है और तभी उसको बेवा मारू बोलता है कि सतही क्लैन ने अपने ही साथियों को यहाँ पे धोखा दिया है और अब उन दोनों में यहाँ पे जंग छिड़ने वाली है किसी भी टाइम, तो हमारे लोगों के लिए वहाँ पे खतरे से खाली नहीं होगा वहाँ पे जाने के लिए। और फिर हैकेमारू काफी ज्यादा थका होने के कारण वहाँ पे सो जाता है और वहाँ पे सुबह हो जाती है और फिर हैकेमारू को वहाँ पे काफी अच्छे अच्छे साउंड सुनाई दे रहे होते हैं और हैकेमारू उस वॉइस का वहाँ पे पीछा करने लग जाता है। और तभी हमें वहाँ पे एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने कपड़े वहाँ पे साफ कर रही होती है और वो लड़की वहाँ पे गाना गा
रही होती है। और तभी हैकेमारू उस लड़की के पास जाता है और इस लड़की का नाम यहाँ पे मियो होता है। और मियो उससे पूछती है कि अरे क्या तुम्हें चोट लगी है। और तभी हैकेमारू उसके ऊपर जाकर गिर जाता है और मियो उसे वहाँ पे संभालती है और मियो उसे अपने घर ले जाकर हैकेमारू का इलाज करती है। और बेवामारू यहाँ पे उस लड़की का शुक्रिया अदा कर रहा होता है हैकेमारू की हेल्प करने के लिए। और वो लड़की बताती है कि हैकेमारू यहाँ पे अकेला नहीं है और उसके साथ वहाँ पे काफी सारे बच्चे भी रहते हैं जिन्होंने वहाँ पे वॉर में अपने पेरेंट्स को खो दिया था और अब उनके पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं बची है और इसीलिए वो सब एक ही साथ रहते हैं। और वो बच्चे उन तीनों को यहाँ पे खाना ऑफर करते हैं और मियो को यहाँ पे रेस्ट करने के लिए कहते हैं। और तभी डोरोरो वहाँ पे देखता है कि उन सभी में से एक बच्चा वहाँ पे कपड़ा धुल रहा होता है और तभी उस बच्चे की हेल्प करने के लिए डोरोरो उसके पास जाता है और वो बच्चा उससे बता रहा होता है कि मियो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग गर्ल है और नाइट शिफ्ट करने के बाद वो दिन में आराम करती है और इसीलिए हम में से कोई भी उसको दिन में परेशान नहीं करता है। और दूसरी तरफ बेवामारू सेकाई आर्मी से बचने के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढ रहा होता है। और दूसरी तरफ हमें यहाँ पे लॉर्ड डियागो को दिखाया जाता है जिसकी सिटी यहाँ पे धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होना चालू हो गई थी और उसी का दोस्त सेकाई उसके खिलाफ यहाँ पे जंग का ऐलान कर देता है। और तो और पिछले एक हफ्ते से उसके गाँव में यहाँ पे बारिश भी नहीं हो रही होती है जिसकी वजह से उसके गाँव में कोई भी फसल ग्रो नहीं हो पा रही होती है और उसके गाँव में यहाँ पे फिर से भूखमरी आने लगती है। और तभी वहाँ पे लॉर्ड डियागो की वाइफ उसे बताती है कि शायद उसने ड्यूमन से डील करके बहुत ही बड़ी गलती की है और अब उसका राज यहाँ पे किसी भी वक्त खत्म हो सकता है। और अब इसके बाद हम लोग बेवामारू को देखते हैं जिसको रहने के लिए एक सेफ जगह मिल जाती है और वो ये बात सबको जाकर बताता है। लेकिन वहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है कि उस जगह में एक पहले से ड्यूमन रहता है और ये सुनने के बाद हैकेमारू उस ड्यूमन से लड़ने के लिए वहाँ से जाने लगता है। और डोरोरो यहाँ पे हैकेमारू को रोक रहा होता है क्योंकि वो पूरी तरह से हील नहीं हो चुका है, लेकिन हैकेमारू उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है और वहाँ से चला जाता है और बेवामारू भी उसके साथ चला जाता है। और रास्ते में चलते चलते बेवामारू देखता है कि हैकेमारू के अंदर ड्यूमन स्लिंग्स हैं और ये देखने के बाद वो थोड़ा सा घबरा जाता है। और हम इधर दूसरी तरफ नियो को देखते हैं जो कि नाइट शिफ्ट के लिए और वो जंगल में चली जाती है और वो कुछ ट्रेवलर से बोल रही होती है कि उसे जॉब की जरूरत है। और इधर बेवामारू और हैकेमारू उस लैंड पे पहुंच जाते हैं उस ड्यूमन को हराकर उस जगह को कॉन्कर करने के लिए। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि हैकेमारू बिल्कुल भी लड़ने की हालत में नहीं होता है और बेवामारू उसको यहाँ पे लड़ने के लिए भी मना कर रहा होता है। लेकिन फिर भी हैकेमारू उस ड्यूमन के साथ वहाँ पे जाकर भिड़ जाता है और उन दोनों में यहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक फाइट चल रही होती है। और जिसके बाद सीन यहाँ पे डोरोरो की तरफ शिफ्ट हो जाता है जो कि यहाँ पे नियो को ढूंढ रहा होता है और तभी वो वहाँ पे नियो को देखता है और नियो को देखकर उसे अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा होता है। और दरअसल नियो यहाँ पे एक प्रोस्टिट्यूट होती है जिसकी वजह से वो यहाँ पे नाइट में काम करती है और किसी को भी यहाँ पे उसकी नाइट शिफ्ट के बारे में नहीं पता होता है। और ये देखने के बाद डोरोरो यहाँ पे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। और दूसरी तरफ यहाँ पे हैकेमारू और उस ड्यूमन के बीच काफी ज्यादा खतरनाक फाइट चल रही होती है और वो ड्यूमन हैकेमारू की एक टांग यहाँ पे खा जाता है और उसकी राइट लेग अब पूरी तरह से यहाँ पे टूट चुकी होती है। और दूसरी तरफ डोरोरो यहाँ पे वापस घर की तरफ जाने लगता है जो कि मियो को उस हालत में देख के बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था। और रास्ते में उसको हैकेमारू और वो ओल्ड मैन मिलते हैं जहाँ पे डोरोरो देखता है कि हैकेमारू की यहाँ पे राइट लेग पूरी तरह से टूट चुकी है। और ये देखने के बाद डोरोरो वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है और फिर वो प्रीस्ट बताता है कि मैंने इससे मना किया था कि वो फाइट मत करो और तब भी ये फाइट करने से नहीं बाज आया और इसका ये हाल हो गया। पर एक अच्छी बात भी है, इसकी राइट लेग तो टूट चुकी है पर इसकी वॉइस भी यहाँ पे वापस आ चुकी है। और हमें यहाँ पे अगली सुबह नियो को दिखाया जाता है जो कि अपनी नाइट शिफ्ट कर घर वापस आती है और उन सभी में से एक बच्चा उसको बताता है कि हैकेमारू यहाँ पे काफी ज्यादा घायल है और मियो उसके पास जल्दी से जाकर उसका इलाज करती है। और डोरोरो को मियो के हाथ में यहाँ पे ब्रोसेस दिखाई देते हैं और जिसे देखकर उसे कल रात वाला सीन याद आ जाता है और मियो वहाँ पे समझ जाती है कि डोरोरो ने उसको कल रात में देख लिया था और डोरोरो वहाँ से भाग जाता है। और फिर हम लोग यहाँ पे डियागो को देखते हैं जिसका दूसरा बेटा तोहामारू उसके साथ वहाँ पे वॉर में जाने के लिए कहता है और फिर डियागो उससे कहता है कि अभी तुम्हें बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है क्योंकि तुम अभी बच्चे हो। और तभी तोहामारू अपनी मॉम को कहता है कि वो डियागो को समझाए कि उसे भी वहाँ पे उसके साथ वॉर में जाना है, लेकिन उसकी मॉम भी उसे चिल्लाकर मना कर देती है। और फिर तोहामारू अपनी मॉम से कहता है कि आपको मेरी जरा सी भी फिक्र नहीं है और आप मुझे जरा सी भी प्यार नहीं करती हो। और फिर तोहामारू वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक फ्लैशबैक देखते हैं जब बचपन में वहाँ पे तोहामारू एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और वो देखते हैं कि उसकी मम्मी उसके ऊपर जरा सी भी ध्यान नहीं दे रही होती हैं और उस टूटे हुए लॉर्ड बुद्धा के ऊपर प्रेयर कर रही होती हैं। और उसे वहाँ पे शक होता है कि लॉर्ड डिएगो और उसकी मम्मी से यहाँ पे कुछ छुपा रही हैं। और यहाँ पे हम लोग दूसरी तरफ हैकेमारू को देखते हैं जो कि उस ड्यूमन से बुरी तरह हारने के बाद फ्रस्ट्रेटेड होकर वहाँ पर चलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो अपना एक कदम बढ़ाता है और वो नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर मियो आकर उसे रोकती है और उसे कहती है कि बस तुम आराम करो और कुछ भी मत करो। और वो हैकेमारू को वहाँ पे वही गाना सुनाती है जो कि हैकेमारू का फेवरेट होता है। और थोड़ी देर के बाद बेवामारू वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते वो डोरोरो से बताता है कि हैकेमारू
हैकेमारू के सोल के अंदर ड्यूमन फ्लेम्स हैं और तुम बस दुआ करना कि तुम ड्यूमन फ्लेम्स की वजह से वो एक मॉन्स्टर में न बदल जाए। और ये बोलने के बाद बेवामारू वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर के बाद मियो वहाँ पे डोरोरो से मिलने के लिए आती है और वो डोरोरो से बोलती है कि तुम्हें मेरी जॉब के बारे में पता चल गया ना। और डोरोरो वहाँ पे डर जाता है और बोलता है मैंने जानबूझकर ये सब नहीं देखा था। और तभी मियो वहाँ पे बोलती है कि उसे अपनी जॉब को लेकर यहाँ पे कोई भी गिल्ट नहीं है, क्योंकि ये उनकी यहाँ पे सर्वाइवल की बात है और अगर ये वो जॉब नहीं करेगी तो सभी बच्चे वहाँ पे भूखे मर जाएंगे। और डोरोरो उससे बताता है कि वॉर के टाइम में वो चाहे जितना मर्जी भूखा हो जाता था, उसकी मॉम ने सब कुछ किया था, बस ये जॉब कभी नहीं की थी और भूख के वजह से उसकी मॉम की वहाँ पे मौत हो गई थी। और अगले सीन में हमें यहाँ पे हैकेमारू को दिखाया जाता है जो कि एक नकली लेग बनाकर वहाँ पे प्रैक्टिस करने लग जाता है, फाइटिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है। और फिर वो सभी बच्चे उसे काफी ज्यादा स्वॉर्ड दिखाते हैं जो कि उन्हें बैटल फील्ड में मिली थी। और फिर उसके बाद मियो नाइट शिफ्ट के लिए तैयार होकर जंगल के लिए चली जाती है और इस बार रास्ते में सेकाई आर्मी का एक सोल्जर उसे देख लेता है। और फिर शाम होने के बाद हैकेमारू उस लोकेशन पर उस ड्यूमन से लड़ने के लिए चला जाता है। और अगली सुबह जब मियो वापस अपने घर आती है तभी उसे उस बच्चे का ड्यूमन बताता है कि हैकेमारू उस ड्यूमन से फाइट करने के लिए वापस से चला गया है। और तभी मियो उसे जल्दी से रोकने के लिए उसकी तरफ जाने लगती है। और उसी बीच हम लोग देखते हैं कि पूरे 1 मंथ बाद बियागो के गांव में वापस से बारिश होना शुरू हो जाती है और हम लोग इस तरफ देखते हैं कि हैकेमारू और उस ड्यूमन की तरफ बहुत ही खतरनाक फाइट चल रही होती है और हैकेमारू अपनी स्वॉर्ड से उस ड्यूमन को इस बार मार देता है और उस ड्यूमन को मारते ही बारिश रुक जाती है। और तभी हॉल ऑफ हेल का एक और ड्यूमन स्टैचू टूट जाता है और अब डोरोरो और हैकेमारू वापस से उसी बच्चों की तरफ जा रहे होते हैं और तभी वापस से उसे वही घर में आग की लपटें दिखने लग जाती हैं। और डोरोरो वहाँ पे जल्दी से जाकर देखता है कि उनका घर वहाँ पे पूरी तरह से जल चुका है और टूट भी चुका है और सेकाई आर्मी के सोल्जर्स ने वहाँ पे सभी बच्चों को भी मार दिया है और मियो भी वहाँ पे घायल पड़ी होती है। और तभी उस आर्मी का लीडर डोरोरो से पूछता है कि तुम कौन हो और तुम भी क्या इसी के साथी हो, और ये हमारे कैंप में इनलीगल धंधा करने आती थी, इस वजह से हमने इसको मार दिया है। और फिर डोरोरो यहाँ पे मियो की तरफ भाग कर जाने लगता है और तभी उनका लीडर डोरोरो को यहाँ पे मारने वाला होता है। तभी वहाँ पे हैकेमारू आ जाता है और फिर उसके सोल्जर की राइट आर्म को भी काट देता है और फिर वो सभी सोल्जर्स यहाँ पे हैकेमारू को घेर लेते हैं और दूसरी तरफ डोरोरो यहाँ पे मियो को उठाने की कोशिश कर रहा होता है। और अब हैकेमारू को देखकर मियो वही गाना गाने लग जाती है जो कि हैकेमारू का फेवरेट होता है। और फिर मियो उसकी दर्द भरी आवाज सुनकर पहचान लेता है कि वो मियो ही है, कि मियो मरने भी वाली है। और जैसे ही हैकेमारू को इस बात का पता चलता है तो यहाँ पे वो काफी ज्यादा पागल हो जाता है और एक ड्यूमन की तरह वहाँ पे मौजूद सभी सोल्जर को बहुत ही बेरहमी से काट कर फेंक देता है और हैकेमारू एक मॉन्स्टर में बदलने ही वाला होता है कि तभी डोरोरो वहाँ पर आके हैकेमारू को संभालता है और उसे शांत भी कराता है। और अब हैकेमारू आखिरी बार मियो को अपने गले से लगाकर रोने लग जाता है और वो दोनों मियो और उनके बच्चों को आखिरी बार गुड बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं और वो दोनों यहाँ पे काफी ज्यादा दुखी भी होते हैं। और अब कुछ दिनों के चलने के बाद हम लोग देखते हैं कि हैकेमारू यहाँ पे कुछ अलग अलग चीजों को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है और तभी डोरोरो उससे कहता है कि वो क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे हैकेमारू डोरोरो ही को सुनने लग जाता है, जिसके बाद डोरोरो बोलता है अरे वो तुम पीछे हटो, मेरे साथ क्या कर रहे हो। और तभी थोड़ी देर बाद ही डोरोरो यहाँ पे बेहोश हो जाता है और नीचे भी गिर जाता है क्योंकि डोरोरो को यहाँ पे काफी तेज फीवर होता है। और इसके बाद हैकेमारू यहाँ पे डोरोरो को कंधे पर उठा लेता है और रास्ते में काफी सारे लोगों से यहाँ पे हेल्प भी मांग रहा होता है, लेकिन किसी को भी यहाँ पे समझ नहीं आ रहा होता है कि हैकेमारू उनसे कहना क्या चाहता है, जिसकी वजह से उसकी कोई भी मदद नहीं कर रहा होता है। और जिसके बाद वो थक हार कर एक जगह में आकर बैठ जाता है और तभी वहाँ पे एक औरत आ जाती है और वो औरत वहाँ पे देखती है कि डोरोरो बेहोश पड़ा हुआ है और उसे वहाँ पे बहुत ही तेज बुखार है। इसी वजह से वो औरत डोरोरो को अपने घर लेकर चली जाती है और वहाँ पे उसका इलाज करती है। और तभी वहाँ पे डोरोरो को होश आ जाता है और वो औरत उससे बोलती है अरे उठ गए तुम, और तुम चिंता मत करो, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे लिए पानी लेने गया है। और तभी वहाँ पे हैकेमारू आ जाता है और तभी डोरोरो उस औरत को देखकर बोलता है आप तो मेरी मम्मी की तरह हो। और जिसके बाद हम डोरोरो की लाइफ का एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि डोरोरो अपने पापा मम्मी और सभी विलेजर्स के साथ होता है, जहाँ पे डोरोरो अपने फादर से बोल रहा होता है कि पापा क्या आप मुझे अगली बार अपने साथ वॉर पे लेके जाएंगे। और उसके फादर वहाँ पे हंसते हुए बोलते हैं हाँ बेटे मैं तुमको जरूर लेकर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपनी मॉम से परमिशन मांगना होगा। और तभी वहाँ पे 2 आदमी आते हैं और बोलते हैं कुछ समुराइज उनके ऊपर हमला कर रहे हैं और फिर कुछ विलेजर्स उस समुराई से फाइट करते हैं और यहाँ पे कुछ समुराई मर जाते हैं और कुछ समुराई यहाँ पे बच जाते हैं। और फिर डोरोरो के पिता डोरोरो और उसकी मॉम को कहते हैं अभी हम लोग को यहाँ से चलना होगा क्योंकि ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है और हम लोगों को कुछ नए लोगों को भी अपने साथ जोड़ना होगा। और दरअसल उस टाइम में जो भी समुराई अपने अपने राजा को खो देते थे और वो लोग आपस ही में मिलकर नई नई टीम बनाया करते थे और उन लोगों के साथ बहुत सारे लोग भी जुड़ जाते थे डर की वजह से। और अब हम लोग यहाँ पे कुछ दिनों बाद देखते हैं कि यहाँ पे 2 क्लैंस के बीच में फाइट चल रही होती है और फिर डोरोरो के फादर इस फाइट का फायदा उठाकर
आकर उन दोनों टीम के ऊपर यहाँ पे अटैक चालू कर देते हैं। लेकिन वो सोल्जर्स इन लोगों को देख लेते हैं और तीर का इस्तेमाल करके उन सभी लोगों को मार देते हैं और अब पूरे विलेज में सिर्फ डोरोरो की फैमिली ही बची हुई थी। और फिर हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि डोरोरो के फादर का दोस्त था पहले, पर ये डोरोरो के फादर लोगों के साथ गद्दारी कर जाता है और उसने ये सब की पहले ही प्लानिंग बनाई रखी थी उन क्लैन मेंबर से मिलकर। और इस बंदे का नाम यहाँ पे इताची होता है। और फिर ये बंदा इचाची डोरोरो के फादर से कहता है कि भाई तुम जैसे कमजोरों के लिए इस दुनिया में कोई भी जगह नहीं है और अब तुम्हें यहाँ पे मर जाना चाहिए। पर डोरोरो के फादर इस बंदे के यहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्लोज फ्रेंड होते हैं, जिस वजह से इताची उसे जिंदा छोड़ देता है। और फिर वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं और वो तीनों को वहाँ पे काफी ज्यादा भूख भी लगी होती है और इसीलिए वो लोग मरे हुए सोल्जर्स की जेब से फूड चुरा कर खाते थे। और जिसके कुछ दिनों के बाद ही वो लोग एक छोटे से गाँव में भी पहुंच जाते हैं और तभी वहाँ पे काफी ज्यादा समुराई आ जाते हैं और उस गाँव को भी जला देते हैं। और फिर वो तीनों भी वहाँ से जाने लगते हैं, तभी उनमें से एक समुराई डोरोरो के फादर को पहचान लेता है और उनके ऊपर हमला कर देता है और डोरोरो के फादर उसे मार देते हैं। लेकिन तभी दूसरे सोल्जर्स उसके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं और कुछ ही देर में एक सैनिक आके डोरोरो के फादर के पीठ में एक भाला मार देता है, जिसकी वजह से डोरोरो की फादर की वहीं मौत हो जाती है। जिसके बाद डोरोरो और डोरोरो की मॉम उसे वहीं पे दफना देती हैं और फिर उसे दफनाने के बाद वो लोग आगे जाने लगते हैं और वो लोग यहाँ पे काफी दिनों तक इधर उधर भटकते रहते हैं और वो लोग यहाँ पे बहुत ही ज्यादा भूखे होते हैं और वो लोग यहाँ पे बहुत ही ज्यादा भूखे भी हो जाते हैं। तभी उन्हें एक आदमी बताता है कि सामने लंगर लगा हुआ है और बहुत सारे सैनिक यहाँ पे मुफ्त का खाना भी बांट रहे हैं, तो जाओ तुम लोग वहाँ पे जाके खाना खा लो। और फिर वो लोग वहाँ पे जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पे बहुत ही बड़ी लाइन लगी होती है और फिर जब वो लोग उसमें देखते हैं तो उसमें लंगर बांटने में इताची भी खड़ा होता है। और फिर इताची डोरोरो की मॉम को यहाँ पे पहचान लेता है और वो डोरोरो की मॉम से पूछता है कि तुम्हारा पति कहाँ है, लेकिन वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा चुप होती है, जिससे इताची को पता चल जाता है कि डोरोरो के फादर की डेथ हो चुकी है। मॉम यहाँ पे आगे जाकर खाना मांगने लगती है और वो समुराई बोलता है पास कोई कटोरा वगैरह नहीं है क्या, और किसमें दूं मैं तुम्हें, हाथों में दूं। की माँ सच में अपने हाथों को यहाँ पे आगे कर फिर वो अपने हाथों में ही वो गरम गरम खाना लेती है और ये देख कर लेकर जाती है और उसे खाने के लिए देती है और डोरोरो है। और फिर डोरोरो और उसकी मॉम यहाँ पे आगे बढ़ने लगते हैं। 10 दिनों से कुछ भी नहीं खाया होता है, जिसकी वजह से उसकी मॉम जमीन पर गिर जाती है, वहीं पे मौत हो जाती है, जिसको देखकर डोरोरो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा रोने लगता है। प्रेजेंट में वापस से शिफ्ट हो जाती है। रास्ते में वही औरत दिखती है जो कि हमने पहले देखा था और तोहामारू को देखने के बाद वो औरत बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और वो तोहामारू से बता रही होती है कि वो ड्यूमन चाइल्ड यहाँ पे बदला लेने के लिए वापस आ चुका है। और यहाँ पे तोहामारू को कुछ भी नहीं समझ आ रहा होता है कि ये बोलना क्या चाह रही है और वो उससे पूछता है कि ये बदला लेने का मतलब क्या है और तुम क्या बात कर रही हो, जिसपे वो औरत सब कुछ उसे बता देती है उसके बारे में। और वो बताती है कि 16 साल पहले तुम्हारे फादर ने इस लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए एक डील की थी और उसमें उन्होंने अपने बच्चे को यहाँ पे सेक्रीफाइस कर दिया था और ड्यूमस ने उसकी आंख, नाक, पूरी बॉडी सब कुछ उसका छीना लिया था और वो अब यहाँ पे बदला लेने के लिए वापस आ चुका है और वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। और ये सब सुनने के बाद यहाँ पे तोहामारू बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। और दूसरी तरफ हमें यहाँ पे हियाकेमारू को दिखाया जाते हैं कि एक ड्यूमन से यहाँ पे फाइट कर रहा होता है और उसी बीच लॉर्ड डिएगो अपनी सेना के साथ वहाँ पर आ जाता है और फिर वो दोनों 16 साल बाद एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। और फिर हियाकेमारू यहाँ पे डिएगो से पूछता है कि तुम कौन हो, और फिर डिएगो की आर्मी का कमांडर उससे बोलता है कि ओए तुम जानते भी हो तुम किससे बात कर रहे हो, ये लॉर्ड डिएगो है इस लैंड के राजा। और तभी यहाँ पे हियाकेमारू एक झटके से उसके पास आ जाता है और वो डिएगो से पूछता है कि तुम हो कौन। दरअसल हियाकेमारू को डिएगो के सोल के अंदर ड्यूमन की फ्लिंक्स दिखती हैं और तभी डिएगो उससे बोलता है कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो, तुम्हें तो मर जाना चाहिए था। और वो अपनी आर्मी को यहाँ पे हियाकेमारू को खत्म करने का ऑर्डर देता है, पर हियाकेमारू उनके सभी अटैक्स को डॉज करके वहाँ से भाग जाता है। और दूसरी तरफ हमें यहाँ पे डोरोरो को दिखाया जाता है जिसे यहाँ पे कुछ सोल्जर्स ने पकड़ लिया था और कुछ लोगों को भी यहाँ पे प्रिजन में डाल दिया था। और तभी डोरोरो को उस प्रिजन में एक होल दिखाई देता है जिससे वो होल की मदद से बाहर भाग जाता है। और इसके बाद हम डिएगो की पत्नी को देखते हैं जो कि उसी लॉर्ड बुद्धा की स्टैचू से प्रेयर कर रही होती है। और तभी वहाँ पे तोहामारू आ जाता है और अपनी मॉम से पूछता है कि मॉम आप किसी बच्चे के बारे में जानती हैं क्या, जिसके बॉडी पार्ट 16 साल पहले किसी डीमन ने खा लिए थे। और ये सुनने के बाद उसकी मॉम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। और इसके बाद तोहामारू उनसे बोलता है कि आप ये दोनों कैसे कर सकते हो, आप लोगों ने अपने ही बच्चे को यहाँ पे सेक्रीफाइस कर दिया। और फिर उसकी मॉम यहाँ पे उसको सब कुछ बता देती है कि कैसे 16 साल पहले उसके फादर ने उन ड्यूमन से डील करी थी और अपने बच्चे को यहाँ पे पानी में बहा दिया था। और ये सुनने के बाद तोहामारू अपनी मॉम से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उनसे बोलता है कि एक मासूम से बच्चे की आपने जान ली है और आप लोग अपने आप को पेरेंट्स कहते हो, एक पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ कभी ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। और तभी डिएगो वहाँ पर आ जाता है और डिएगो उससे बताता है कि तुमने कुछ भी नहीं देखा है, हमने कितने बुरे दिन देखे हैं, हम लोगों ने लगातार यहाँ पे भूखमरी देखी है और हम लोगों के यहाँ पे खेत है सब कुछ सूख गए थे और हम लोग का गाँव यहाँ पे बहुत बुरा तबाह हो चुका था और आसपास के सभी देश हम लोगों के ऊपर
ऊपर हमला करने के लिए तैयार बैठे थे और इस जमीन को बचाने के लिए न जाने कितने सोल्जर्स ने अपनी बलि दी है। अगर मैंने उस दिन ड्यूमन से यहाँ पे डील नहीं करी होती तो आज ये जमीन जहाँ पे तुम सांस ले रहे हो ये बंजर पड़ी होती और तुम लोग यहाँ पे होते भी नहीं। और तभी वो लोग यहाँ पे आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे हैकेमारू आ जाता है और वो तीनों को यहाँ पे दूर से खड़ा होकर देख रहा होता है। और तभी यहाँ पे डियागो की आर्मी के सोल्जर्स उसे आकर घेर लेते हैं और उसके ऊपर यहाँ पे तीर से हमला भी करने लग जाते हैं। और तभी उसकी मम्मी उससे बोलती है कि हैकेमारू संभाल कर। और ये सुनने के बाद हैकेमारू यहाँ पे थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो मन में सोच रहा होता है कि ये क्या भाई, ये मुझे बेटा कहकर क्यों बुला रही हैं। और हैकेमारू वहाँ से बचकर निकल जाता है और तभी लॉर्ड डिएगो अपनी आर्मी को उसे खत्म करने का ऑर्डर दे देता है। और तभी तोहामारू कह रहा होता है कि वो मेरा भाई है, आप ऐसा नहीं कर सकते उसके साथ। तो डियागो उससे बोलता है कि क्या तुम अपने भाई के लिए इस लैंड को सेक्रीफाइस कर दोगे और तुम क्या फिर से गाँव के सभी लोगों को उसी नर्क में भेजना चाहते हो? और अगर तुम्हें ऐसा करना ही है तो जाओ हॉल ऑफ हेल में जाओ और मेरी ड्यूमन से की गई डील को तोड़ दो और फिर तुम्हें तुम्हारा भाई यहाँ पे वापस भी मिल जाएगा, पर ये लैंड यहाँ पे पूरी तरह से तबाह भी हो जाएगी। और अगले सीन में हम लोग यहाँ पे डोरोरो को देखते हैं और वो हैकेमारू से बोल रहा होता है कि हम लोगों को यहाँ पे कुछ लोगों को बचाना है। और इसके बाद हम लोग बीवा मारू को देखते हैं जो कि पहली बार यहाँ पे तोहामारू को देख रहा होता है और उसे यहाँ पे पता चलता है कि उसकी सोल बिल्कुल से यहाँ पे हैकेमारू से मिलती जुलती है। और तोहामारू और उसके साथी यहाँ पे हॉल ऑफ हेल में पहुंच जाते हैं और टूटे हुए ड्यूमन के स्टैचू को देखकर वो लोग वहाँ पे बहुत ही ज्यादा हैरान भी हो जाते हैं। और ऐसा देखकर उन लोगों को लग रहा होता है कि शायद ड्यूमन से की गई हुई डील पहले ही टूट चुकी है। और थोड़ी देर बाद वहाँ पे बहुत ही तेज यहाँ पे हवा चलने लग जाती है जिसकी वजह से वो सभी लोग यहाँ से बाहर चले जाते हैं और यहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाती है और यहाँ पे डोरोरो हैकेमारू के साथ आ जाता है और हैकेमारू उसके दोस्तों को बचाने के लिए एक ड्यूमन से फाइट कर रहा होता है। और तभी फिर से वहाँ पे डियागो की आर्मी आ जाती है और वो लोग यहाँ पे हैकेमारू को घेर लेते हैं और उसी आर्मी वो सोल्जर्स भी होता है जिसने यहाँ पे मियो और उसके सारे बच्चों को भी मारा था। और फिर हैकेमारू उसकी आवाज सुनकर उसे पहचान लेता है और ये वही आदमी है जिसने उसके प्यार को मारा था, जिसको देखने के बाद वो एकदम से रेज से भर जाता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में भी आ जाता है और उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। लेकिन तभी वहाँ पे डोरोरो आकर उसे संभालता है और थोड़ी देर बाद वहाँ पे तोहामारू भी आ जाता है और उससे बताता है कि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ और पिताजी ने तुम्हारे साथ जो भी किया वो बहुत ही ज्यादा गलत था, लेकिन वो अगर ऐसा नहीं करते तो ये लैंड पूरी तरह से यहाँ पे तबाह हो जाती और अगर ये ड्यूमन से की गई हुई डील फिर से टूट जाती है तो ये लैंड फिर से बर्बाद हो जाएगा और जो भी हमारे इस लैंड में शांति भंग करने के लिए आएगा वो हमारे लिए एक दुश्मन है, चाहे वो मेरा भाई क्यों ना हो, और इसीलिए मुझे अब तुम्हें मारना होगा। और अब उन दोनों में यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट होने लगती है और इसी बीच वही ड्यूमन डोरोरो के दोस्तों के ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है, लेकिन हैकेमारू उस ड्यूमन को यहाँ पे अटैक कर उसे मार देता है और सभी बच्चों की वहाँ पे जान बचा लेता है और जिसके कारण वहाँ पे एक और ड्यूमन स्टैचू टूट जाता है। और तभी वहाँ पे डियागो की पत्नी आ जाती है और हैकेमारू से कहती है, सॉरी बेटा, मैं तुम्हें उस दिन बचा नहीं पाई, लेकिन प्लीज मुझे तुम माफ कर देना और अगर इन ड्यूमन्स को खूनी चाहिए तो तुम मेरा ही ले लो। और फिर हैकेमारू की मॉम अपने आप को यहाँ पे छुरा भोग लेती हैं और इसके बाद वहाँ पे ड्यूमन की कर्ज की हुई दीवार टूट जाती है और तभी वो सभी लोग यहाँ से चले भी जाते हैं। और हम लोग यहाँ पे कुछ दिनों बाद जुकाई को देखते हैं जो कि जंग के मैदान में पड़ी हुई बॉडी को प्रोस्थेटिक चीज लगा रहा होता है और रेस्ट इन पीस भी कह रहा होता है। और तभी वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी आ जाता है और वो बोलता है कि भाई ये सब जो तुम कर रहे हो ना ये एकदम से यूजलेस है, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। और उसके इतने बोलते ही वहाँ पे एक घोल आकर उसे खा जाता है और जुकाई उस आदमी की हेल्प करने के लिए कुछ नहीं कर पाता। और तभी हैकेमारू वहाँ पे आ जाता है और उस घोल को बहुत ही ज्यादा बेरहमी से मार देता है और उसे देखने के बाद जुकाई बहुत ही ज्यादा यहाँ पे हैरान हो जाता है और साथ में वो हैकेमारू को फिर से देखकर बहुत ही ज्यादा खुश भी होता है। और फिर हैकेमारू भी उसकी आवाज सुनकर उसे पहचान जाता है और फिर जुकाई उसे एक केव में ले जाकर उसका इलाज करता है और वो देखता है कि हैकेमारू की यहाँ पे स्किन उसके पास वापस आ चुकी है और वो यहाँ पे अब बोल भी सकता है और सुन भी सकता है। और जुकाई उससे बोलता है कि जिस तरह से तुमने उस घोल को मारा था, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बाहर से इंसान और अंदर से ड्यूमन बनते चले जा रहे हो? लेकिन हैकेमारू उसकी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता और हैकेमारू उससे बताता है कि उसे उसकी फैमिली मिल चुकी है और वो बताता है कि डियागो ने ही उसकी डील करी थी ड्यूमन के साथ। और जुकाई उससे पूछता है कि तुम्हें और क्या क्या पता है, मुझे उसके बारे में सब कुछ बताओ। और फिर हम लोग यहाँ पे डियागो की पत्नी को देखते हैं जिसे यहाँ पे होश आ जाता है और फिर एक नर्स तोहामारू को बताती है कि तुम्हारी मॉम को यहाँ पे होश आ चुका है और मैं उन्हें बाद में आके देख लूंगा। और ये बोलने के बाद तोहामारू वहाँ से चला जाता है। और हम लोग यहाँ पे दूसरी तरफ देखते हैं कि हैकेमारू यहाँ पे जुकाई से कह रहा होता है एक और प्रोस्थेटिक लेग बनाने के लिए, लेकिन जुकाई उससे मना कर देता है और बोलता है कि अगर मैंने तुम्हें एक और प्रोस्थेटिक लेग बना के दे दी तो तुम फिर से यहाँ पे ड्यूमन से फाइट करने के लिए निकल जाओगे और जैसे जैसे तुम्हारे यहाँ पे बॉडी पार्ट्स वापस आ रहे हैं तुम और भी ज्यादा बेरहम बनते चले जा रहे हो और मैं यहाँ पे ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ। और फिर वो एक एक्स को उठाकर उसके प्रोस्थेटिक लेग में मार देता है और तभी वहाँ पे एक पत्थर आकर गिर जाता है और उन लोग की केव वहाँ पे बंद हो जाती है। और इस तरफ डियागो अपनी पत्नी को देखने के लिए उसके पास
पास जाता है और उससे कहता है कि ऐसी बेवकूफ़ी कभी मत करना। और फिर उसकी वाइफ उससे बोलती है कि डियर, तुम्हें पता है ना, जब हैकेमारू पैदा हुआ था, गॉड ऑफ मर्सी का वो स्टैचू यहाँ पे टूट गया था और उसी वजह से भी सारे बॉडी के पार्ट चले जाने के बाद भी हैकेमारू यहाँ पे जिंदा था। और इसे देखकर ऐसा लगता है कि उन 12 ड्यूमर्स में से किसी एक ड्यूमर ने उसका सिर नहीं खा पाया था। और अब जब गॉडेस ऑफ मर्सी ने अपना सेक्रीफाइस कर ही दिया है तो तुम्हारी यहाँ पे ड्यूमर से की गई हुई डील भी टूट चुकी है और हैकेमारू को उसकी बॉडी जरूर से वापस मिल जाएगी और आज नहीं तो कल ये जमीन फिर से नर्क बन जाएगी। लेकिन डियागो उससे कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, सो जाओ चुपचाप से, और वो वहाँ से चला जाता है। और अगले सीन में हम लोग यहाँ पे हैकेमारू को देखते हैं जो कि उस सुरंग से निकलने के लिए कोशिश कर रहा होता है। और तभी जुकाई उससे पूछता है कि क्या तुम दोबारा से वही नर्क में जाना चाहते हो, और अगर तुम्हें तुम्हारी बॉडी यहाँ पे वापस मिल भी गई ना, वो सिर्फ तुम्हारे लिए एक बर्डन ही होगी। पर हैकेमारू उससे बोलता है कि वो मेरी बॉडी है, उसको मारने के लिए मुझे अगर 1000 ड्यूमन को भी मारना पड़े तो मैं मार दूंगा, अपनी बॉडी को मैं जरूर से वापस लूंगा। और फिर जुकाई उससे बताता है कि तुम सही कह रहे हो, वो बॉडी तो तुम्हारी है, लेकिन वो बॉडी पाने के लिए तुम्हें सिर्फ ड्यूमन से ही नहीं, अपने भाई और अपने पिता सबसे फाइट करनी होगी और उन सबसे लड़ना पड़ेगा और उनको मारना भी पड़ेगा। और अगर तुम्हें फिर तुम्हारी बॉडी मिल भी गई तो तुम्हारी सोल यहाँ पे हर जगह खूनी से रंग चुकी होगी और तुम इस दुनिया में बिल्कुल से अकेले ही रह जाओगे। और फिर हैकेमारू उससे कहता है कि वो सिर्फ अकेला नहीं है, उसके साथ और भी कोई है। और फिर थोड़ी देर के बाद वो लोग वहाँ सुरंग से निकल भी जाते हैं और बाहर आने के बाद वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे घोल्स उनसे बदला लेने के लिए बाहर खड़े होते हैं। और फिर हैकेमारू उनको बहुत ही ज्यादा बेरहमी से मारने लग जाता है। और ये सब देखने के बाद जुकाई को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बुरा फील हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि शायद उसने गलती कर दी यहाँ पे हैकेमारू को बचपन में बचाकर। और फिर हैकेमारू वहाँ से जाने से पहले जुकाई से उसका नाम पूछता है, जिसपे जुकाई बोलता है मैं कोई नहीं हूँ। और फिर हैकेमारू उसको वहाँ पे टच कर बोलता है कि मुझे पता है तुम कौन हो। और हैकेमारू बोलता है कि तुम मेरी मम्मी हो। और ये सब सुनने के बाद यहाँ पे जुकाई रोने लग जाता है और उसके बाद हैकेमारू उसे वहाँ पे गुड बाय बोलकर चला जाता है। और अगले दिन हम लोग यहाँ पे डियागो को देखते हैं और तभी उसका सैनिक उसके पास आकर बताता है कि आसपास के 2 विलेजेस में बहुत ही बुरी महामारियां फैल चुकी हैं। और फिर डियागो उसे उन दोनों विलेजेस को जलाने का ऑर्डर दे देता है ताकि वहाँ से और भी ज्यादा महामारी न फैल सके। और थोड़ी देर के बाद एक और सैनिक उसके पास आकर बताता है कि आशा कुरे क्लैन हम लोगों के ऊपर यहाँ पे अटैक करने वाला है और उसने हमारे बॉर्डर के पास 2000 सैनिक की आर्मी भी खड़ी कर ली है। और ये सब सुनने के बाद डियागो को अपनी पत्नी की वही बातें याद आने लगती हैं और उसे लग रहा होता है कि उसकी सारी बातें अब यहाँ पे सच होने वाली हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ पे तोहामारू आ जाता है और अपने पिताजी से बोलता है कि पिताजी मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए क्योंकि मैं उस हैकेमारू को यहाँ पे खत्म करने जा रहा हूँ और अगर अभी हम लोगों ने उसे खत्म नहीं किया तो हम लोग की गाँव की बहुत बुरी पोजीशन हो जाएगी। और फिर डियागो उसकी यहाँ पे बात मान जाता है, लेकिन वो अपने एक कमांडर को भेजता है उसके ऊपर नजर रखने के लिए। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे डियागो के गाँव को देखते हैं जो कि बारिश न होने के कारण वहाँ पे बहुत ही ज्यादा भूखमरी हो जाती है और काफी सारे कीड़े आकर बची कुछ फसलों को भी तबाह कर देते हैं और लोग यहाँ पे भूखे मर रहे हैं, हर तरफ बस बर्बादी ही बर्बादी हो रही है। और तोहामारू यहाँ पे हॉल ऑफ हेल में जाके ड्यूमन से प्रेयर कर रहा होता है और थोड़ी देर के बाद वो अपनी स्वॉर्ड उठाकर यहाँ पे हैकेमारू को मारने के लिए निकल जाता है। और फिर दूसरी तरफ यहाँ पे डोरोरो और हैकेमारू एक विलेज की तरफ जा रहे होते हैं और तभी उन्हें वहाँ पे एक आदमी मिलता है और वो बोलता है कि तुम्हें इस रास्ते में नहीं जाना चाहिए क्योंकि थोड़ी देर बाद वहाँ पे बहुत बड़ी एक वॉर शुरू होने वाली है। लेकिन हैकेमारू उसकी यहाँ पे कोई भी बात नहीं सुनता है और वही रास्ते में आगे बढ़ने लग जाता है। और अब थोड़ी देर के बाद शाम होने पर तोहामारू और उसके साथी हैकेमारू के सामने आ जाते हैं और उसे वहीं पे घेर लेते हैं। और तोहामारू को देखने के बाद हैकेमारू यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से से भर जाता है और हैकेमारू यहाँ पे डोरोरो से बोल रहा होता है कि वो मेरा भाई नहीं है, उसने मुझे यहाँ पे ड्यूमन कहकर बुलाया था। और उन दोनों में यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट चल रही होती है और वो लोग यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर तलवारों से हमला कर रहे होते हैं। और फिर हैकेमारू उनके दोनों साथियों के यहाँ पे आर्म्स काट देता है और इतनी ज्यादा ब्रूटल फाइट देखने के बाद डोरोरो यहाँ पर रोने लग जाता है और हैकेमारू यहाँ पे तोहामारू के राइट आई पर फिर से अटैक कर देता है। और तभी यहाँ पे डियागो की आर्मी का मेन कमांडर हैकेमारू को रोकने के लिए आ जाता है और फिर वो हैकेमारू को यहाँ पे बॉम्ब से भी उड़ा देता है, जिसके बाद हमारा हैकेमारू वहाँ से खाई के नीचे गिर जाता है। और फिर तोहामारू से वो जाकर कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और फिर तोहामारू से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हम लोगों के बीच में क्यों बोल रहे हो तुम, और तुम चले जाओ यहाँ से, मैं उसके लिए अकेला ही बहुत ज्यादा काफी हूँ। और वो यहाँ पे डियागो के कमांडर की बात नहीं सुनता है। तभी डियागो का कमांडर उसके सर के पीछे एक नशीली चीज मारता है, तोहामारू को वहीं पे बेहोश कर देता है और वो यहाँ पे डोरोरो को भी पकड़ लेता है, जिसपे तोहामारू के साथी उससे बोल रहे होते हैं कि ये बच्चा मासूम है, इसको तो जाने दो यहाँ से। उस पे वो कमांडर बोलता है, अबे ओ तू यहाँ पे चुप रह, तुम हम लोगों के बीच में न बोल, मुझे क्या करना है। और तुम लोगों की यहाँ पे तोहामारू को प्रोटेक्शन करने की जॉब थी, तुम लोग वो तो कर नहीं पाए और मुझे सिखा रहे हो। और नीचे हम लोग यहाँ पे खाई पर देखते हैं कि यहाँ पे हैकेमारू बहुत ही ज्यादा जख्मी पड़ा होता है और तभी उसके सामने वो हॉर्स जो उसके साथ खाई के नीचे गिर गया था वो अचानक से जिंदा हो जाता है। और फिर हैकेमारू उस खाई से बाहर निकलकर नोटिस करता है कि तोहामारू की आर्मी यहाँ पे डोरोरो को पकड़
कर ले गई है। और फिर ये देखने के बाद याकेमारू यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और रेज से भर जाता है और वो यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा कर बोल रहा होता है कि चाहे जो भी हो जाए मैं तुमको वापस लेकर जरूर आऊंगा डोरोरो। और फिर यहाँ पे याकेमारू के साथ एक गोल्ड हॉर्स भी होता है। और फिर हम लोग यहाँ पे दूसरी तरफ डोरोरो की आर्मी को देख रहे होते हैं, जिसमें यहाँ पे डोरोरो की आर्मी का दूसरा मैनेजर बता रहा होता है कि 30 आसाकोरा सोल्जर्स ने हम लोगों के ऊपर यहाँ पे हमला किया है और उनकी मेन आर्मी यहाँ पे तातेसुकी ब्रिज को भी क्रॉस कर चुकी है और वो 1-2 दिन में यहाँ पर आ जाएंगे। और ये सब सुनने के बाद डियागो बोलता है आर्मी को रेडी रखो, हम लोगों को किसी भी हाल में उन्हें रोकना होगा। और फिर हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं कि डियागो की आर्मी यहाँ पे डोरोरो को जेल में बंद कर देती है और डोरोरो वो लॉक को खोलने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो उससे नहीं खुलता है। और तभी याकेमारू की मॉम वहाँ पे आ जाती है और उस लॉक को खोल देती है और फिर वो वहाँ पे डोरोरो को उस जेल से निकलने के लिए हेल्प करती है। और फिर वो रास्ते से पूछ रही होती है कि बेटा तुम मेरे याकेमारू के साथ कब से हो और मुझे उसके बारे में सब कुछ बताओ। तभी याकेमारू की मॉम वहाँ पे देखती है कि सामने से 2 सोल्जर आ गए हैं और फिर वो किसी तरह यहाँ पे डोरोरो को छुपा कर बचा लेती है और फिर वो दोनों वहाँ पे अंडरग्राउंड टनल की सहायता से बाहर आ जाते हैं और डोरोरो वहाँ से ड्राइव कर जाने ही लगता है। तभी याकेमारू की मॉम उसके साथ जाने का फैसला करती हैं क्योंकि जहाँ पे डोरोरो होगा और वहीं पे याकेमारू भी होगा। और फिर वो दोनों यहाँ पे वो एक बोर्ड में बैठ जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर डोरोरो उनसे रास्ते में पूछता है कि क्या आप सच में मेरे साथ चलना चाहती हैं? आप मेरे साथ चलकर अपनी ही कंट्री को यहाँ पे धोखा दे रही हैं और अगर आपको यहाँ पे याकेमारू मिल भी गया तो वो आपको कभी भी जिंदगी में माफ नहीं करने वाला है क्योंकि आपने उसे बचपन में ही अकेला छोड़ दिया था। पर याकेमारू की मॉम डोरोरो से बोलती है कि अगर याकेमारू मुझे मारना भी चाहे तो वो मुझे मार सकता है क्योंकि मुझे बस एक बार अपने बेटे को देखना है। और उनके इतना ही बोलते ही वहाँ पे नदी का बहाव बहुत ज्यादा तेज हो जाता है और वहाँ पे बोट एक जाकर एक चट्टान से लड़ जाती है और फिर वो दोनों यहाँ पे पानी के अंदर डूब जाते हैं। और थोड़ी देर के बाद यहाँ पे डोरोरो को होश आता है और वो अपने सामने यहाँ पे बेवामारू को देखता है जिसने उसकी यहाँ पे जान बचा ली थी। और बेवामारू उससे बता रहा होता है कि बेटा तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो क्योंकि आसपास के लोगों ने तुम्हें सही टाइम में देख लिया था तो इस वजह से तुम बच चुके हो। और लॉर्ड डिएगो की भी वाइफ वहीं पे होती है और वो कुछ लोगों की वहाँ पे हेल्प कर रही होती है। और फिर शाम होने पर उसी विलेज का एक आदमी 3 आदमी से बता रहा होता है कि यहाँ पे लॉर्ड डिएगो की 2 पलटनी ऊपर नॉर्थ ग्लिफ की तरह खड़ी हुई हैं और कहा जा रहा है कि उनके ऊपर एक ड्यूमन भी हमला करने के लिए जा रहा है। और फिर हम यहाँ पे दूसरी तरफ याकेमारू को देखते हैं जिसके साथ उसका गोल्ड हॉर्स भी होता है। और अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि याकेमारू यहाँ पे पूरी तरह से एक ड्यूमन में बदल चुका था और वो यहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक दिख रहा था और लॉर्ड डिएगो की आर्मी उसका कुछ भी नहीं कर पा रही थी और वो बस खड़े खड़े वहाँ पे उसे देख रहे थे। और यहाँ पे याकेमारू सबको बहुत ही ज्यादा बेरहमी से मारना शुरू कर देता है। और फिर हम लोग यहाँ पे हॉल ऑफ हेल में देखते हैं कि तोहामारू की वही साथी जो बहुत ही ज्यादा बीमार होती है वो हॉल ऑफ हेल में यहाँ पे इंटर कर जाती है और एक डील करने वहाँ पर पहुंच जाती है और उन 12 ड्यूमन्स में से 12वें ड्यूमन से बोलती है कि तुम याकेमारू को यहाँ पे खत्म करने में नाकाम रहे हो और तुम्हारे वजह से वो इस लैंड को तबाह कर देगा और इसीलिए मैं तुमसे यहाँ पे एक डील करने के लिए आई हूँ। तुम मुझसे मेरी यहाँ पे बॉडी ले लो और इस लैंड को बचा लो और किसी भी तरीके से उस मॉन्स्टर से हमें बचाओ। और तभी वहाँ पे तोहामारू और येको आ जाते हैं वहाँ पर और उससे कहते हैं कि तुम्हें ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है और ये तुम्हारा काम नहीं है यार, चलो तुम यहाँ से। लेकिन वो लड़की उससे कहती है कि मेरी बीमारी की वजह से मैं तुम लोगों के साथ मिलकर नहीं लड़ सकती हूँ, लेकिन इस लैंड को बचाने के लिए अगर मुझे मेरी बॉडी का भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा तो मैं करूंगी। और तभी वहाँ पे एक तेज बिजली आकर नीचे गिरती है जिसका मतलब यही होता है कि उस ड्यूमन ने उसकी डील को एक्सेप्ट कर लिया है। और इस तरफ याकेमारू सबको बहुत ही ज्यादा बेरहमी से काट रहा होता है और तेजी से यहाँ पे लॉर्ड डिएगो की पैलेस की तरफ बढ़ रहा होता है लॉर्ड डिएगो को मारने के लिए। लेकिन हम लोग रास्ते में देखते हैं कि तोहामारू और उसके साथी वहाँ पे उसे घेर लेते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि उस 12वें ड्यूमन से की गई डील की वजह से उसके दोनों साथियों को यहाँ पे कटे हुए हाथ वापस आ जाते हैं और तोहामारू के पास अब याकेमारू की दोनों आइज होती हैं। और ये सब देखने के बाद याकेमारू और भी ज्यादा गुस्से से भर जाता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी आंखों को लेने की। और दरअसल ये तीनों उस 12वें ड्यूमन की पोजीशन में होते हैं जो कि याकेमारू को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया था और उसका सर नहीं खा पाया था जिसकी वजह से याकेमारू बच गया था। और अब वो तोहामारू और उसके दोस्तों की बॉडीज के थ्रू उससे लड़ने की कोशिश कर रहा होता है और वो याकेमारू को खत्म करके डियागो से करा हुआ वादा भी पूरा करने की कोशिश करेगा और इस लैंड को बचाएगा। और अब उन चारों में बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है और वो तीनों ड्यूमन्स यहाँ पे याकेमारू से बोल रहे होते हैं आज हम तुमको खत्म कर अपना कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे पूरा कर लेंगे। और यहाँ पे याकेमारू चिल्ला कर बोलता है कि मेरी बॉडी मुझे वापस दो। और तोहामारू के थ्रू वो ड्यूमन उससे बोलता है कि ये बॉडी हमारी थी और हमने तुम्हारे डैड से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसकी वजह से ये बॉडी अब हमारी है, तुम्हारी नहीं। और अब तुम्हारी वजह से वही कॉन्ट्रैक्ट टूटा था और तुम अब यहाँ पे मरोगे। और थोड़ी देर के बाद यहाँ पे डोरोरो और याकेमारू की मॉम आ जाती हैं और उन सभी को लड़ता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा वो लोग शॉक हो जाते हैं और डोरोरो उनको वापस रोकने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे बीवामारू आ जाता है और डोरोरो को वहाँ पे रोक
लेता है और उससे बोलता है कि तुम्हें वहाँ पे नहीं जाना चाहिए और उनके बीच जाना अभी सुसाइड से भी कम नहीं होगा और तुम वहाँ पे एक सेकंड भी नहीं टिक पाओगे और मर जाओगे। और मुझे नहीं लगता है कि हियाकेमारू तुम्हें अभी पहचान भी पाएगा। और अब वो दोनों वहाँ पे ड्यूमस बच चुके हैं तो तुम्हें वहाँ पे उनके बीच में नहीं बोलना चाहिए। और अचानक से वहाँ पे बीवामारू को सब कुछ समझ आ जाता है कि बिना बॉडी के वो कैसे सरवाइव कर पाया था और दरअसल उन ड्यूमस ने ही उसे जिंदा रखा था ताकि वो बार-बार ड्यूमन हियाकेमारू को यहाँ पे खा सके। और हियाकेमारू के आर्म्स और आइस उसी बार-बार ड्यूमन के पास हैं और इसीलिए हियाकेमारू उनसे लड़ रहा है ताकि वो अपनी बॉडी के पार्ट्स को वापस पा सके। और वो तीनों वहाँ पे आपस में बात कर रहे होते तभी एक घोड़े का बच्चा उन तीनों की तरफ आने लगता है और दरअसल वो हियाकेमारू के उसी घोल हॉर्स का बच्चा होता है और वो अपनी माँ से मिलने के लिए वहाँ पे जा रहा होता है। और वो ड्यूमन हॉर्स जैसे ही अपने बच्चे को देखने लग जाती है और उस हियागे को ऊपर से उसका जैसे ही ध्यान हटता है और हियागो उसी मोमेंट का फायदा उठाकर अपनी तलवार से उसके ऊपर हमला कर देता है और मित्सुबी उसके पेट पर यहाँ पे तलवार घुसेड़ देती है और उस घोल को इससे ही कुछ भी नहीं होता है और वो हियोको को यहाँ पर सर उखाड़ कर खा जाती है और मित्सु को भी यहाँ पर एक लात मारकर खत्म कर देती है। और तभी वो घोल हॉर्स अपने बच्चे से आखिरी बार मिलती है और फिर वो मर जाती है। और फिर तोहामारू देखता है कि उसके दोनों साथी मर चुके हैं और तोहामारू को उनके साथ बिताए हुए सारे पल यहाँ पे याद आने लगते हैं कि कैसे वो हमेशा उसके लिए लॉयल थे और हर जगह उसका साथ भी दिया करते थे। और उनके मरने के बाद तोहामारू बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। और फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि उन दोनों के खत्म हो जाने की वजह से हियाकेमारू के यहाँ पे दोनों आर्म्स वापस आ जाते हैं और तभी तोहामारू यहाँ पे हियाकेमारू के ऊपर हमला कर देता है। और तभी वहाँ पे उनकी मॉम आ जाती है और वो हियाकेमारू से यहाँ पे बात करने की कोशिश करती हैं। और तभी तोहामारू बोलता है कि मॉम आप पीछे हट जाइए, इसके ऊपर कोई भी रहम खाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक ड्यूमन है। और तभी वहाँ पे हियाकेमारू वहाँ से भाग जाता है और तोहामारू उसका पीछा करने लगता है। और वहाँ पे हियाकेमारू आपस में बात करते करते बोल रहा होता है कि इस जमीन के ऊपर मैं सिर्फ एक कर्स हूँ और मैं इंसान नहीं एक शैतान हूँ, लेकिन ये बॉडी तो मेरी है और इस बॉडी को वापस लेने का भी हक मेरा होता है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है और मैं अपनी बॉडी को वापस लेकर ही रहूंगा। तभी तोहामारू वहाँ पे पीछे से आ जाता है और उन दोनों में बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट हो जाने लगती है। और आर्म्स के यहाँ पे वापस आ जाने की वजह से हियाकेमारू और भी ज्यादा यहाँ पे खतरनाक हो चुका था। और फिर तोहामारू को यहाँ पे रियलाइज होता है कि वो हियाकेमारू को नहीं मार सकता है और वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। और तभी हियाकेमारू उसका वहाँ पे पीछा कर रहा होता है। और तभी हम लोग यहाँ पे लॉर्ड डिएगो को देखते हैं और उसका एक सैनिक आकर उससे बताता है कि आशा क्लब आर्मी के यहाँ पे 1500 सोल्जर्स इकट्ठा हो चुके हैं और हमारे ऊपर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और ये सुनने के बाद डियागो उनसे बोलता है कि एक और रेजिमेंट को उनसे लड़ने के लिए भेज दो और उन्हें किसी भी हालत में अंदर घुसने से रोको। लेकिन थोड़ी देर के बाद लॉर्ड डिएगो खुद ही उनसे लड़ने का फैसला करता है और थोड़ी देर के बाद अपनी आर्मी को लेकर ईस्ट की तरफ निकल जाता है। और दूसरी तरफ हमें यहाँ पे तोहामारू को दिखाया जाता है जो कि पैलेस में लोग उसे देखकर डर जाते हैं क्योंकि उसकी 2 नहीं बल्कि 3 आंखें थीं। और तोहामारू उनसे बोलता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाओ क्योंकि एक ड्यूमन यहाँ पे किसी भी वक्त आने वाला है। और यहाँ पे थोड़ी देर के बाद हियाकेमारू उसी पैलेस में उससे लड़ने के लिए पहुंच जाता है और ये यहाँ पे बहुत ही ज्यादा तोहामारू बैडएस दिख रहा होता है और उन दोनों में पैलेस के अंदर ही बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है। और तोहामारू उससे लड़ते लड़ते बताता है कि तुम्हें पता है हियाकेमारू तुम्हारा जन्म यहीं पे हुआ था और इसी जगह पर मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। और अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हियाकेमारू को उससे लड़ने में यहाँ पे काफी ज्यादा दिक्कत आ रही होती है और देखते ही देखते उस पैलेस में वहाँ पे आग लग जाती है। और अब हम इसके बाद यहाँ पे हियाकेमारू की मॉम को देखते हैं जो कि यहाँ पे हियाकेमारू और तोहामारू को रोकने के लिए उसी पैलेस की तरफ ही जा रही होती हैं। और इधर तोहामारू और हियाकेमारू के बीच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट चल रही होती है और वो दोनों यहाँ पे आपस में काफी ज्यादा बुरी तरह से लड़ रहे होते हैं। और लड़ते लड़ते यहाँ पे तोहामारू को मित्सु के साथ बिताए हुए पल याद आने लग जाते हैं और वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्से से भर जाता है और तोहामारू से बोलता है कि तुमने मेरे दोनों साथियों को मार डाला है और मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं छोड़ूंगा और तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है हियाकेमारू, क्योंकि बचपन में मॉम भी बस तुम्हें याद किया करती थी। उन्होंने मुझे कभी भी प्यार नहीं दिया था और मुझे कभी अपनी जिंदगी में नोटिस तक नहीं किया। और तभी वहाँ पे तोहामारू एक जोरदार हमला कर हियाकेमारू को नीचे गिरा देता है और वो दोनों नीचे गिरने के बाद भी लड़ना शुरू कर देते हैं। और थोड़ी देर के बाद यहाँ पे डोरोरो आ जाता है और वो बीवामारू से वहाँ पे मिलता है और बीवामारू से बताता है कि हियाकेमारू की मॉम एक सीक्रेट पैसेज की हेल्प से उन दोनों से बात करने की कोशिश करेंगी। और वो नीचे से डोरोरो से कह रही होती है कि बेटा तुम यहीं पे मेरा इंतजार करना क्योंकि मुझे वापस ऊपर खींचने में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। और थोड़ी आगे जाने के बाद वो एक सीक्रेट डोर के पास पहुंच जाती है लेकिन वो डोर उनसे नहीं खुल रहा होता है। और तभी वहाँ पे जुकाई आ जाता है और वो यहाँ पे हियाकेमारू की मॉम से बोलता है कि आप पक्का यहाँ पे हियाकेमारू की मॉम होंगी ना। और वो यहाँ पे जुकाई से कहती है कि हाँ मैं हियाकेमारू की मॉम है, पर आप कौन है। और इसके बाद हम यहाँ पे हियाकेमारू और तोहामारू को फिर से यहाँ पे फाइट करते हुए देख रहे होते हैं जो कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक लड़ाई कर रहे होते हैं। और लड़ते लड़ते यहाँ पे हियाकेमारू तोहामारू को मारने ही वाला होता है तभी वो रुक जाता है और वो उसे जान से नहीं मारता है। और ये देखकर तोहामारू से पूछता है कि क्या हुआ, तुम क्यों रुक गए हो,
मारू न पूछे और तुम बहुत ही आसानी से मेरा भी गला काट सकते थे। और ये सब सुनने के बाद याकेमारू उससे बोलता है कि मुझे नहीं पता है मैंने क्यों नहीं इसे काटा। और याकेमारू उससे बोलता है कि तुम तो बस मेरे ही तरह हो और हो न हो तुम मेरे भाई हो और इस वजह से मैं तुम्हें नहीं मार सकता हूँ। और ये सुनने के बाद तोहामारू उससे सरेंडर कर देता है और बोलता है मैं हार गया। और तभी याकेमारू उसके पास एक भाई की इंटेंशन से उसके पास आने की कोशिश करता है और तभी तोहामारू के ऊपर अचानक से वो ड्यूमन हावी हो जाता है और तोहामारू फिर से उस ड्यूमन की पोजीशन में आ जाता है। और वो ड्यूमन तोहामारू की बॉडी के अंदर से बोलता है कि मैं किसी भी हालत में अपना वादा यहाँ पे पूरा करके रहूंगा। पर तभी हम लोग देखते हैं कि तोहामारू अपनी ड्यूमन आइस को निकाल कर याकेमारू को देने लगता है और तभी अचानक से जमीन के अंदर से एक पर्पल कलर का ड्यूमन निकल कर आ जाता है और वो यहाँ पे याकेमारू के ऊपर हमला करने की कोशिश भी कर रहा होता है। पर याकेमारू अपने आप को बचा लेता है और फिर उस ड्यूमन के दिल में अपनी तलवार को जाकर मार देता है। और फिर अब वो ड्यूमन की डिस्ट्रॉय होते ही याकेमारू के पास यहाँ पे दोनों आइज आ जाती हैं और वो जमीन पर लेटकर तड़पने भी लग जाता है। और अब थोड़ी देर के बाद याकेमारू की मॉम और जुकाई वहाँ पे आ जाते हैं और वो यहाँ पे याकेमारू को संभालते हैं। और यहाँ पे याकेमारू की मॉम उसको अपने गले से लगा लेती हैं और बोलती हैं मुझे माफ कर देना बेटा, मुझे तुम्हें अकेला छोड़ना नहीं चाहिए था। और तभी जुकाई याकेमारू से बोलता है कि भले ही तुम्हें तुम्हारी बॉडी यहाँ पे वापस मिल गई हो, लेकिन तुम इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि तुम हमेशा ही इंसान बने रहो और फिर से शैतान नहीं बनना। और तभी डोरोरो यहाँ पे याकेमारू को पीछे से आवाज लगाने लग जाता है। तभी जुकाई कहता है कि जाओ, तुम्हें तुम्हारा दोस्त बुला रहा है। और जाते टाइम यहाँ पे याकेमारू पहली बार अपनी रियल आइज से और जुकाई और अपनी मॉम की शक्ल देखता है पहली बार। और अब उसकी मॉम यहाँ पे तोहामारू के पास जाती हैं और उससे भी सॉरी मांगती हैं कि मैंने तुम्हारा कभी ख्याल नहीं रखा। और इन तीनों के ऊपर यहाँ पे पैलेस की छत गिर जाती है और यहाँ पे याकेमारू की मॉम और जुकाई और वो तोहामारू तीनों मर जाते हैं। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बीवामारू डोरोरो और याकेमारू को ऊपर की तरफ खींच रहा होता है एक रस्सी के जरिए। और बाहर आकर वो दोनों उसी पैलेस को देखते हैं जो कि पूरी तरह से वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुका था और आग की लपटों में यहाँ पे घिरा हुआ था। और बेवामारू यहाँ पे याकेमारू से बोलता है कि ध्यान से देखो इस नजारे को और यही तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ था। और देखते ही देखते लैंडस्लाइड्स और अर्थक्वेक पूरे यहाँ पे विलेज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और हर तरफ यहाँ पे बस बर्बादी बर्बादी बची होती है। और दूसरी तरफ हम लोग यहाँ पे लॉर्ड डिएगो को देखते हैं और उसी की आर्मी का एक सोल्जर उसके पास आकर बताता है सरकार, हमारा पैलेस पूरी तरह से यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुका है और वो आग आसपास के विलेज में भी फैल रही है और छोटे सरकार का भी घर यहाँ पे पूरी तरह से जल चुका है और आपकी वाइफ और तोहामारू का यहाँ पे कुछ भी अता पता नहीं है। और लॉर्ड डिएगो यहाँ पे कहता है कि इसका बदला जरूर लिया जाएगा और बोलता है कि चलो आसाकुरा को खत्म करने के बाद हम इसका बदला लेंगे। और हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हॉल ऑफ फेम का वो आखिरी 12वां स्टैचू भी यहाँ पे टूट जाता है, लेकिन उसे नोटिस करने के लिए वहाँ पे कोई होता भी नहीं है। और अब हम लोग यहाँ पे 20 दिन के बाद की सीन देखते हैं जहाँ पे याकेमारू हॉल ऑफ हेल की तरफ जा रहा होता है और वो जैसे ही अपना हॉल ऑफ हेल का दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि लॉर्ड डिएगो भी वहीं बैठा होता है। और याकेमारू को देखकर डिएगो बोलता है कि चलो, तुम्हारी बॉडी तुम्हें वापस मिली गई और कैसी लग रही है तुम्हें इस गाँव की इतनी बुरी हालत, सुंदर है ना बहुत, और इस लैंड और इस लैंड के लोगों ने बहुत ही ज्यादा खून बहाया है तुम्हारे लिए और शायद आगे भी बढ़ाते ही रहेंगे, लेकिन मैं इतनी ज्यादा आसानी से ये सब खत्म होने नहीं दूंगा। और अगर इस नर्क भरी जिंदगी से बाहर आने के लिए मुझे तुम्हारे जैसे 1000 लोगों की भी बलि चढ़ाना पड़े तो मैं यहाँ पे पीछे हटने वाला नहीं हूँ। और लेकिन मुझसे एक ही गलती हो गई, मुझे तुम्हें उस नर्स को नहीं देना चाहिए था और मुझे अपने हाथों ही से तुम्हें मार देना चाहिए था। और डिएगो उससे कह रहा होता है कि अगर तुम मुझे अभी मार भी दो तो मुझे इसका कोई भी गिल्ट नहीं होगा, बस मैं यही चाहता हूँ कि मेरी आत्मा मेरे बेटे तोहामारू के साथ जाकर मिले और मैं एज अ ड्यूमन इस लैंड को हमेशा से प्रोटेक्ट कर रखूंगा। और याकेमारू अपनी तलवार निकालकर यहाँ पे लॉर्ड डिएगो को मारने जा रहा होता है। और दूसरी तरफ हम लोग यहाँ पे बेवामारू को देखते हैं जो कि डोरोरो को यहाँ पे बैठा हुआ देखता है और वो पैलेस के बाहर ही वेट कर रहा होता है यहाँ पे याकेमारू का। और बेवामारू डोरोरो से बोलता है कि अच्छा, तुम इस वक्त उसका जरूर से इंतजार कर रहे होगे, पर वो इतनी समय यहाँ पे हॉल ऑफ हेल में होगा लॉर्ड डिएगो को मारने के लिए, और अगर याकेमारू फिर से यहाँ पे एक ड्यूमन बन गया ना तो तुम यहाँ पे सेफ नहीं रहोगे, तो तुम्हें उससे यहाँ पे अपनी दूरी बना लेनी चाहिए। और यहाँ पे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि याकेमारू यहाँ पे डियागो की जान को बख्श देता है और डियागो से कह रहा होता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं मारा और तुमने क्यों नहीं मारा है मुझे जान से। और इसके जवाब में याकेमारू बुद्धा का यहाँ पे स्टैचू रखकर चला जाता है और वो जाते जाते बोल रहा होता है कि जिस रास्ते को मैंने यहाँ पे चूज किया है उस पे मैं किसी को भी नहीं मारूंगा और किसी की भी हिंसा नहीं करूंगा और मैं कोई यहाँ पे शैतान नहीं हूँ, मैं एक सिर्फ नॉर्मल इंसान हूँ और तुम भी यहाँ पे इंसानों की तरह जीना सीख लो, ह्यूमन मत बनो, इंसान की तरह जियो। और ये सब बोलने के बाद याकेमारू वहाँ से चला जाता है और याकेमारू के अंदर जीने की वो इच्छा देखकर यहाँ पे लॉर्ड डिएगो रोने लग जाता है। और एंडिंग सीन में हम लोग को यहाँ पे डोरोरो को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे सोच रहा होता है मुझको यह पक्का पता है कि याकेमारू तुम जरूर से वापस आओगे, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पे तुमसे अलग होना पड़ेगा। और तभी हम लोग देखते हैं कि याकेमारू और डोरोरो यहाँ पे अलग अलग रास्ते में निकल पड़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि डोरोरो असल में एक लड़की थी, वो लड़का नहीं लड़की थी, और
डोरोरो यहाँ पे भागते भागते हियाकेमारू के पास जा रही होती है और हियाकेमारू उसको पलट कर देखता है। और भाई यहाँ पे बोला जाता है थ्योरीज में कि इन दोनों ने आखिरी में यहाँ पे शादी भी कर ली थी। पर भाई आपको क्या लगता है कि क्या हुआ था एंडिंग में? सो कमेंट में अपने अपने ओपिनियन जरूर से लिखना। और गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और हाँ, कमेंट में जरूर बता देना कि आपको अगली वीडियो किस एनिमे के ऊपर चाहिए।